स्वागत है आप सभी लोगों का आज की क्लास में। लेट्स स्टार्ट टुडेज क्लास। आशीष, क्या हाल चाल है आपके? अंश, सौरभ, प्रियंका। चलिए स्टार्ट करते हैं। ऑटो ट्रांसफॉर्मर, देखिए दिनेश, आशीष बोले सर मैं अच्छा हूँ, आप कैसे हो? सुजीत बोले सर बहुत स्पीड से चल रहे हैं, रिवीजन का टाइम दे दीजिए। स्पीड ज़्यादा है क्या? सुजीत का कहना है स्पीड से चल रहे हैं सर। स्पीड कहाँ ज़्यादा है? सुजीत का कहना 3 आवर्स डेली। दीपावली में आप लोगों की 3 दिन की छुट्टी रहेगी, 2 दिन 3 दिन की, तो उस दौरान आप रिवीजन कर सकते हो। जैसे दीपावली हो, 3 दिन की छुट्टी रहेगी जब, तो उस दौरान आप रिवीजन कर सकते हो। ठीक है, क्या हुआ? अभी आप लोगों का जो ग्रुप बना हुआ है, व्हाट्सएप पे, उसमें मैंने दूसरा नोट्स भेजा है ट्रांसफार्मर का। एक तो नोट्स था ही, एक और नोट्स अभी मैंने भेजा 10 मिनट वाली आपके ऐप पे। तो आप उस नोट्स को देखोगे तो थोड़ा सा और क्लियर है, साफ सुथरा है। तो आप दूसरे नोट्स को देख सकते हो। दिवाली पर हॉलीडे रहने दें सर प्लीज। इसका क्या मतलब सुजीत? यू वांट हॉलीडे या यू डोंट वांट हॉलीडे ऑन दिवाली? आप छुट्टी नहीं चाहते हो या चाहते हो? अखिलेश बोले ग्रुप नंबर क्या है सर? आप मेरा जो नंबर है उस पर आप मैसेज करोगे तो मैं आपको एक लिंक दूंगा, उस लिंक पे क्लिक करके आप ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हो। नहीं, यहाँ भी अपलोड करा देंगे, यहाँ भी अपलोड करा देंगे, बट यहाँ पे अपलोड कराने में थोड़ा सा प्रोसीजर है। व्हाट्सएप पे मुझे तुरंत भेज देना है। सुजीत का कहना यस चाहते हैं, हाँ तो छुट्टी देंगे दीपावली में। दीपावली में 2 दिन 3 दिन की छुट्टी होगी, तो आप उस दौरान जो भी छूटा हुआ है आप उसका रिवीजन कर सकते हो। ठीक है, हाँ तो दिवाली में छुट्टी रहेगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। दिनेश का कहना है वीडियो रुक रहा है। मोनी का कहना है ट्रांसफार्मर कब खत्म होगा? ट्रांसफार्मर अपनी आखिरी सांसें ही गिन रहा है, अभी बचा है 1-2 दिन का। ट्रांसफार्मर पे टाइम लगता है, ट्रांसफार्मर और डीसी मशीन में। रवि बोला सर आप डीपी में स्मार्ट लग रहे हो। एंड व्हाट अबाउट रियलिटी रवि? रियलिटी में क्या है? डीपी में स्मार्ट लग रहे हो मींस व्हाट? इज देयर एनी डिफरेंस इन रियलिटी एंड द फोटो व्हिच यू सॉ ऑन व्हाट्सएप? मशीन आप लोगों की ट्रांसफार्मर जब खत्म हो जाएगा तो उसके बाद 50-60 घंटे और लगेंगे, 50 घंटे के आसपास। ठीक है, इसी के साथ कराएंगे ट्रांसफार्मर। चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, ऑटो ट्रांसफार्मर क्या होता है, गौर से देखो आप। ऑटो ट्रांसफार्मर जो है, इट इज ए सिंगल वाइंडिंग ट्रांसफार्मर। सिंगल वाइंडिंग ट्रांसफार्मर in which some part of winding is common. Auto transformer is a single winding transformer in which some part of winding is common in primary as well as secondary. रवि का कहना सर आप थोड़े से मोटे लग रहे हैं और डीपी में थोड़े से और पतले हैं। ये बात तो है। आशीष बोले सर आप रियलिटी में मॉडल हो सर। आशीष मजाक मत करो। आलोक कह रहे हैं फेजर डायग्राम 2.5 मिनट ट्रांसफार्मर खत्म नहीं होगा। आलोक इतना धीरज रखो, मैं कोई नया चैप्टर स्टार्ट करने से पहले ट्रांसफार्मर कराऊंगा। देखिए, इट इज सिंगल वाइंडिंग ट्रांसफार्मर इन व्हिच सम पार्ट ऑफ वाइंडिंग इज कॉमन प्राइमरी एज वेल एज सेकेंडरी वाइंडिंग। ठीक है, और इन ऑटो ट्रांसफार्मर प्राइमरी एंड सेकेंडरी वाइंडिंग is connected electrically. Primary and secondary winding is connected electrically as well as magnetically. Primary and secondary winding is connected electrically as well as magnetically. ऑटो ट्रांसफार्मर चल रहा है। नोट्स दे दिया है मैंने ग्रुप पे, नोट्स व्हाट्सएप ग्रुप जो बना है उस पे नोट्स दे दिया है। एक नोट्स आज डाला है मैंने कुछ देर पहले केबल ट्रांसफार्मर का। बाकी जो पुराना नोट्स था थोड़ा विजिबल नहीं था, जो मशीन का पहले नोट्स मैंने दिया था वो थोड़ा सा उतना क्लियर, इसलिए अभी 10 मिनट पहले ग्रुप में मैंने ट्रांसफार्मर का दूसरा नोट्स डाला है। बात समझ आ रही है? तो आप क्लास खत्म होने के बाद एक बार ग्रुप पे जाना और देखना आप। ठीक है विकी? आलोक कह रहा सर मिल गया। शिप्रा का कहना है सर आप क्यूट हो, आई रिस्पेक्ट यू सर। थैंक यू शिप्रा। विकी ओके सर, चलिए आगे बढ़ते हैं। इट इज सिंगल वाइंडिंग ट्रांसफार्मर इन व्हिच सम पार्ट ऑफ वाइंडिंग इज कॉमन प्राइमरी एज वेल एज सेकेंडरी वाइंडिंग। प्राइमरी एंड सेकेंडरी वाइंडिंग इज कनेक्टेड इलेक्ट्रिकली एज वेल एज मैग्नेटिकली। और नेक्स्ट पॉइंट, पावर ट्रांसफर occurs through induction as well as conduction. ओके अजीत, पे भी नोट्स डलवा देंगे। ठीक है, आपको ऐप से डाउनलोड करना है तो आप ऐप से डाउनलोड कर लेना, कोई दिक्कत नहीं। आम खाने से मतलब है कहीं से मिले आपको, बट ऐप पे डलाने में थोड़ा टाइम लग जाता है। जैसे संडे है, दिवाली की छुट्टी मान लीजिए, कोई नोट्स में देना चाह रहा हूँ तो ऑफिस खुला रहेगा करियर विल का, तभी तो नोट्स वगैरह पड़ेगा, कोई स्टाफ वहाँ पे रहेगा। मुझे डायरेक्ट देना है तो मुझे 10 सेकंड लगेंगे, सीधे चीज़ें भेज दी जाएंगी आपके पास। ठीक है, तो ऐप पे भी मैं डलवा दूंगा, बाकी ग्रुप पे मैंने डाल दिया, व्हाट्सएप ग्रुप पे जुड़े हैं, वहाँ से लोग ले सकते हैं। पावर ट्रांसफर अकर्स थ्रू इंडक्शन एज वेल एज कंडक्शन। आइए बात करते हैं। ये है आपके पास 2 वाइंडिंग ट्रांसफार्मर। गौर से देखो, ये आपके पास कोर, ये क्या है ट्रांसफार्मर की कोर। दिस इज प्राइमरी वाइंडिंग एंड दिस इज सेकेंडरी वाइंडिंग। गौर से देखना, दिस इज प्राइमरी वाइंडिंग एंड दिस इज सेकेंडरी वाइंडिंग एंड दिस इज योर कोर। ठीक है, ये आपकी कोर है, दिस इज प्राइमरी वाइंडिंग, दिस इज सेकेंडरी वाइंडिंग। हमने क्या किया, प्राइमरी और सेकेंडरी वाइंडिंग को सीरीज में जोड़ दिया। आई हैव कनेक्टेड इन सीरीज द प्राइमरी एज वेल एज सेकेंडरी वाइंडिंग। कैसे सीरीज में जोड़ा? इसको इससे जोड़ दिया, देखो इसको इससे जोड़ दिया। अब एक हाथ में इस किनारे को पकड़ा, दूसरे हाथ में इस किनारे को पकड़ा और ऐसे खींच दिया, लाइक दिस। एक हाथ में इसको पकड़ा, इस किनारे को, दूसरे हाथ में इस किनारे को पकड़ा और इसको ऐसे खींच दिया।
तो कैसे होगा देखो, अगर इसको नाम मैं दे दूं ए, इसको नाम मैं दे दूं ए डैश, तो कैसे बनेगा ये कैसे बनेगा, ये बनेगा आपका कुछ इस तरीके से बनेगा नहीं, ये मान लीजिए आपका ए, दिस इज ए डैश, दिस इज ए डैश, देखो तो ऐसे है, ये सिंगल बाइंडिंग, इट इज ए सिंगल बाइंडिंग ट्रांसफार्मर। सिंगल बाइंडिंग क्यों भाई, दोनों को हमने सीरीज में जोड़ दिया। अब ए डैश को नीचे पकड़ा, एक को पकड़ा ऐसे, ये ए डैश और ए ऐसे है, बोलिए। अब इस सिंगल बाइंडिंग ट्रांसफार्मर में मान लीजिए हमने यहाँ पे सप्लाई दे दी, मान लीजिए हमने यहाँ पे सप्लाई दे दी, ठीक है, सप्लाई हमने दी V1 एसी सप्लाई। प्राइमरी वाइंडिंग नंबर ऑफ टर्न्स कितने हैं, मान लीजिए N1, नंबर ऑफ टर्न्स प्राइमरी वाइंडिंग कितने हैं N1, और ए डैश है, यहाँ पे लोड कनेक्ट कर दिया हमने, क्या कनेक्ट कर दिया, लोड, दिस इज लोड, ये लोड कनेक्ट कर दिया हमने। बात समझ आ रही है, ये यहाँ पे कनेक्टेड है, ये सेकेंडरी वाइंडिंग होगी, इसमें नंबर ऑफ टर्न्स लोड के क्रॉस वोल्टेज मान लीजिए V2, ये प्राइमरी वाइंडिंग, इसमें नंबर ऑफ टर्न्स N1, सेकेंडरी वाइंडिंग, इसमें नंबर ऑफ टर्न्स N2, दिस होल इज प्राइमरी वाइंडिंग, दिस होल इज प्राइमरी वाइंडिंग, ये पूरी प्राइमरी वाइंडिंग है, एंड दिस वन इज सेकेंडरी वाइंडिंग, ये सेकेंडरी वाइंडिंग है और ये प्राइमरी वाइंडिंग है। बात समझ आ रही है। अब जो प्राइमरी वाइंडिंग है आपकी, ये जो प्राइमरी वाइंडिंग है इसमें नंबर ऑफ टर्न्स N1, ये जो सेकेंडरी वाइंडिंग है इसमें नंबर ऑफ टर्न्स है N2, ये एक सिंगल वाइंडिंग है जिसमें ये पूरा प्राइमरी वाइंडिंग हमने मान लिया और इसको सेकेंडरी वाइंडिंग मान लिया। क्यों सेकेंडरी वाइंडिंग माना है इसको, क्योंकि लोड आपका यहाँ से जुड़ा है, जितने हिस्से से लोड जुड़ा है वो सेकेंडरी वाइंडिंग है, जितने हिस्से से सप्लाई दी गई वो प्राइमरी, ये पूरी प्राइमरी है, ये पूरी सेकेंडरी है। तो ये एक सिंगल वाइंडिंग ही है ये, जहां पे इतना हिस्सा प्राइमरी वाइंडिंग का है और इतना हिस्सा सेकेंडरी वाइंडिंग का है। तो ये जो हिस्सा वाइंडिंग का है दिस इज कॉमन, ये कॉमन है किसमें, प्राइमरी में भी और सेकेंडरी में, दिस इज कॉमन इन प्राइमरी एज वेल एज सेकेंडरी, प्राइमरी में और सेकेंडरी दोनों में कॉमन है ये भाई, ये पूरी प्राइमरी है ठीक, ये सेकेंडरी है ठीक, तो ये वाला हिस्सा सेकेंडरी में तो है, प्राइमरी में भी शामिल है, तो दिस पार्ट इज कॉमन इन प्राइमरी एज वेल एज सेकेंडरी। ये लिखा है इट इज ए सिंगल वाइंडिंग ट्रांसफार्मर, एक ही वाइंडिंग है इसमें, इन विच सम पार्ट ऑफ वाइंडिंग इज कॉमन इन प्राइमरी एज वेल एज सेकेंडरी। वाइंडिंग का कुछ हिस्सा प्राइमरी और सेकेंडरी दोनों में क्या होता है, कॉमन होता है, कुछ हिस्सा दोनों में क्या होता है, कॉमन। नंबर ऑफ टर्न्स N1 या नंबर ऑफ टर्न्स N2, दिस V1 इज सप्लाई वोल्टेज एंड दिस V2 इज लोड वोल्टेज, दिस V2 इज व्हाट, लोड वोल्टेज। यहाँ पे जो करंट चल रही सप्लाई से वो करंट मान लीजिए I1, यहाँ से जो करंट चली सप्लाई से I1, लोड में जो करंट गई उस करंट को मान लो I2, लोड में जो करंट गई उस करंट को मान लो I2, जो करंट यहाँ से I1, अब I1 में से I2 करंट इधर चली गई तो इधर कितनी करंट गई होगी, इधर जाने वाली करंट कितनी होगी, I1 माइनस I2, I1 करंट आई, I2 इधर चली गई, इधर कितनी होगी, I1 माइनस I2। अब आपसे एक पहला क्वेश्चन पूछा जाएगा कि ऑटो ट्रांसफार्मर में वाइंडिंग जो होती है वो इलेक्ट्रिकली कनेक्टेड होती है या मैग्नेटिकली कनेक्टेड होती है। इलेक्ट्रिकली मतलब क्या, वो टचिंग है या नहीं, और मैग्नेटिकली का मतलब क्या, एक का फ्लक्स दूसरे के फ्लक्स से, एक वाइंडिंग का फ्लक्स दूसरी वाइंडिंग से पास हो रहा है नहीं। तो यहाँ पे आप देखो ये प्राइमरी वाइंडिंग है और ये सेकेंडरी वाइंडिंग है, तो यहाँ पे वाइंडिंग इलेक्ट्रिकली भी कनेक्टेड है, इलेक्ट्रिकली मींस फिजिकली भी, और मैग्नेटिकली भी कनेक्टेड है, मैग्नेटिकली कपल्ड है। कैसे, ये जो हिस्सा है, ये वाला हिस्सा, ये सेकेंडरी का है या नहीं, है जी, प्राइमरी में है, हाँ जी प्राइमरी में भी है, तो टचिंग करंट तो है ही, तो ये हिस्सा सेकेंडरी है और ये हिस्सा प्राइमरी में भी शामिल है, मींस प्राइमरी और सेकेंडरी वाइंडिंग दूसरे से फिजिकली कनेक्टेड है, इलेक्ट्रिकली कनेक्टेड है, और मैग्नेटिकली कनेक्टेड तो ट्रांसफार्मर होगा ही कि प्राइमरी वाइंडिंग का जो फ्लक्स होगा, मान लीजिए फ्लक्स है प्राइमरी वाइंडिंग का, ये जो पूरा फ्लक्स होगा प्राइमरी वाइंडिंग का, वो फ्लक्स इस सेकेंडरी से तो पास होगा ही भाई, मान लो ये पूरी वाइंडिंग से कुछ फ्लक्स पास हो रहा है, जो प्राइमरी से फ्लक्स पास होगा वो सेकेंडरी से तो पास होगा ही, तो यहाँ पे प्राइमरी का फ्लक्स भी सेकेंडरी के फ्लक्स से लिंक कर रहा है, तो वाइंडिंग मैग्नेटिकली भी कनेक्टेड है, ये लिखा हुआ है प्राइमरी एंड सेकेंडरी वाइंडिंग कनेक्टेड इलेक्ट्रिकली एज वेल एज मैग्नेटिकली। नॉर्मली टू वाइंडिंग ट्रांसफार्मर होता है, जो भी तक हम कल तक पढ़ते आ रहे थे कि एक प्राइमरी वाइंडिंग एक सेकेंडरी वाइंडिंग लाइक दिस। यहाँ पे पावर का ट्रांसफर जो होता है ओनली थ्रू इंडक्शन होता है, केवल विद्युत चुम्बकीय प्रेरण के सिद्धांत पे, इंडक्शन के थ्रू। यहाँ पे जो पावर का ट्रांसफर होता है ओनली थ्रू इंडक्शन, और यहाँ पे जो पावर का ट्रांसफर होगा इंडक्शन के थ्रू तो होगा ही, साथ ही साथ कंडक्शन के थ्रू भी होगा। पावर ट्रांसफर अकर्स थ्रू इंडक्शन एज वेल एज कंडक्शन। कैसे भाई, इंडक्शन के थ्रू तो पावर ट्रांसफर होती है, ये जो पार्ट है दिस वन, ये दोनों में कॉमन है, तो अगर प्राइमरी का हिस्सा है तो सेकेंडरी का भी तो हिस्सा है ये, तो जो प्राइमरी में इससे पावर पास हो रही होगी हिस्से से, वो पावर सेकेंडरी में भी पास हो रही है, तो पावर का ट्रांसफर यहाँ पे किससे हो रहा है, इंडक्शन के थ्रू और कंडक्शन के थ्रू। पावर ट्रांसफर्स अकर्स थ्रू इंडक्शन एज वेल एज कंडक्शन, वाइंडिंग इलेक्ट्रिकली और मैग्नेटिकली दोनों कनेक्टेड है। तो आप मुझे ये बताइए कि ऑटो ट्रांसफार्मर में लीकेज फ्लक्स कम हो गया ज्यादा एज कंपेयर टू टू वाइंडिंग ट्रांसफार्मर। टू वाइंडिंग ट्रांसफार्मर की तुलना में ऑटो ट्रांसफार्मर में लीकेज फ्लक्स हो गया ज्यादा, लीकेज फ्लक्स कम होगा। केबी और शिवनंदन ने आंसर दिया है, लीकेज फ्लक्स कम होगा, दीपंकर लीकेज फ्लक्स लो, मोनी लो कम, गुड। लीकेज फ्लक्स कम इसलिए है, लीकेज फ्लक्स वो फ्लक्स होता है जो एक वाइंडिंग से पास हो मगर दूसरे से पास ना हो, एक वाइंडिंग से पास हो मगर दूसरे से पास ना हो, वो लीकेज फ्लक्स है। यहाँ पे आप देखो कम से कम इस हिस्से से जो फ्लक्स पास हो रहा होगा वो लीकेज तो नहीं हो सकता, इस हिस्से से जो फ्लक्स पास होगा वो लीकेज हो सकता है क्या, नहीं हो सकता। क्यों सर, ऐसा क्यों भाई, अगर इतने हिस्से से कोई फ्लक्स पास हुआ है वो प्राइमरी से भी पास हुआ है और सेकेंडरी से भी पास हुआ है। मैंने कहा कोई फ्लक्स जो इस हिस्से से पास हुआ है इतने हिस्से से, तो इतना हिस्सा प्राइमरी में भी वही हिस्सा सेकेंडरी में भी है, यानी इस हिस्से से पास होने वाला जो फ्लक्स होगा वो कभी लीकेज हो ही नहीं सकता, क्योंकि प्राइमरी से भी पास हुआ और सेकेंडरी से भी पास हुआ। हाँ, ये हो सकता है इधर का कुछ फ्लक्स हो जो सेकेंडरी तक ना पहुंच पा रहा हो, वो लीकेज फ्लक्स हो सकता है, बट इधर इतने हिस्से से पास होने वाला जो फ्लक्स होगा वो प्राइमरी से भी पास हो रहा है और सेकेंडरी से भी पास हो रहा है। इट मींस इतने हिस्से से पास होने वाला लीकेज फ्लक्स नहीं हो सकता। तो क्या हो सकता है ऐसा फ्लक्स कोई है तो प्राइमरी से तो पास हुआ सेकेंडरी से नहीं पास हुआ, बट यहाँ पे इतने हिस्से से कोई फ्लक्स पास हुआ तो प्राइमरी से भी पास हुआ सेकेंडरी से भी पास हुआ, तो लीकेज फ्लक्स नहीं हो सकता। तो लीकेज फ्लक्स यहाँ पे कम होता है, लीकेज फ्लक्स इज लो। म्यूचुअल फ्लक्स क्या होगा, हाई, म्यूचुअल फ्लक्स इज हाई मोर। लीकेज फ्लक्स आपका कम होगा और म्यूचुअल फ्लक्स ज्यादा। भाई टोटल फ्लक्स का कुछ हिस्सा म्यूचुअल होता है और कुछ हिस्सा लीकेज होता है, अगर लीकेज कम है इसका मतलब म्यूचुअल ज्यादा होगा। बात समझ आई। अब अगर पावर ट्रांसफर करना है आपको तो पावर का ट्रांसफर ज्यादा पावर कौन ट्रांसफर कर पाएगा, ये या ये। ऑटो ट्रांसफार्मर ज्यादा पावर ट्रांसफर कर पाएगा, टू वाइंडिंग ट्रांसफार्मर।
देखो पावर होती है V इंटू आई, V की जगह पे सप्लाई वोल्टेज की जगह पे आप E लिख सकते हो, E इंटू आई। भाई इक्विवेलेंट सर्किट को याद करो, V की जगह आप E1 लिख सकते हो ना, ये सप्लाई वोल्टेज था और E1 था, V बराबर E1, V जब E1 लिख दिया। और प्राइमरी वाइंडिंग में इंड्यूस्ड ईएमएफ का फार्मूला लिखना हो E1 या E क्या होगा, ये होता है 4.445 F इंटू N, 4.445 F इंटू N। अगर ये क्या है, दिस इज मैक्सिमम वैल्यू ऑफ म्यूचुअल फ्लक्स। अगर म्यूचुअल फ्लक्स ऑटो ट्रांसफार्मर में बढ़ा है, लीकेज फ्लक्स घटा है, इसका मतलब म्यूचुअल फ्लक्स बढ़ा है, म्यूचुअल फ्लक्स बढ़ा है मींस मैक्सिमम वैल्यू बड़ी होगी, इसका मतलब लीकेज फ्लक्स घटा है तो फाई एम बढ़ा है, और जब फाई एम बढ़ा होगा तो E1 बढ़ेगा, और जब E1 बढ़ेगा तो P बढ़ेगा। ये म्यूचुअल फ्लक्स बढ़ा तो E बढ़ा, E बढ़ा तो P बढ़ा, मींस आप ऑटो ट्रांसफार्मर के थ्रू ज्यादा पावर ट्रांसफर कर सकते हो, आप ऑटो ट्रांसफार्मर के थ्रू ज्यादा पावर ट्रांसफर कर सकते हो एज कंपेयर टू टू वाइंडिंग ट्रांसफार्मर। ऑटो ट्रांसफार्मर के थ्रू ज्यादा पावर ट्रांसफर होगी एज कंपेयर टू टू वाइंडिंग ट्रांसफार्मर। ऐसा क्यों? टू वाइंडिंग ट्रांसफार्मर पावर को सिर्फ इंडक्शन के थ्रू ट्रांसफर करेगा, और ये पावर को इंडक्शन के थ्रू तो ट्रांसफर करेगा ही, साथ ही साथ कंडक्शन के थ्रू भी ट्रांसफर करेगा। तो अगर यहाँ सिर्फ इंडक्शन के थ्रू पावर ट्रांसफर हुई है, या इंडक्शन के साथ साथ कंडक्शन के थ्रू भी पावर ट्रांसफर हुई है, क्योंकि वाइंडिंग फिजिकली भी कनेक्टेड है, तो टोटल पावर ट्रांसफर ऑटो ट्रांसफार्मर में ज्यादा होगा। मींस पावर ट्रांसफर कैपेसिटी इज मोर इन केस ऑफ ऑटो ट्रांसफार्मर। व्हाई? बिकॉज़ लीकेज फ्लक्स इज लो, म्यूचुअल फ्लक्स। ठीक है, ये लिखा हुआ है कि टू वाइंडिंग ट्रांसफार्मर में पावर ट्रांसफर अकर्स थ्रू इंडक्शन ओनली, बट इन ऑटो ट्रांसफार्मर पावर ट्रांसफर अकर्स थ्रू इंडक्शन एज वेल एज कंडक्शन। मींस ऑटो ट्रांसफार्मर ट्रांसफर्स more power as compared to two winding transformer। बोलिए, अब यहाँ से थ्योरेटिकल क्वेश्चन जो आता है वो आता है कि ऑटो ट्रांसफार्मर में वाइंडिंग इलेक्ट्रिकली कनेक्टेड होती है या मैग्नेटिकली कनेक्टेड होती हैं। तो वाइंडिंग इलेक्ट्रिकली और मैग्नेटिकली दोनों तरीके से जुड़ी होती हैं। वाइंडिंग में वाइल पावर का ट्रांसफर होता है वो केवल इंडक्शन के थ्रू होता है या कंडक्शन के थ्रू या दोनों के थ्रू। तो पावर का ट्रांसफर इंडक्शन और कंडक्शन दोनों के थ्रू होता है। ऑटो ट्रांसफार्मर में लीकेज फ्लक्स कम होता है या ज्यादा होता है कंपेयर टू वाइंडिंग ट्रांसफार्मर, तो लीकेज फ्लक्स कम होता है, म्यूचुअल फ्लक्स ज्यादा होता है। क्या पावर ट्रांसफार्मर में ऑटो ट्रांसफार्मर में पावर ट्रांसफर ज्यादा होती है कम होती है? ऑटो जे टू वाइंडिंग ट्रांसफार्मर जितना पावर ट्रांसफर करेगा उसके कंपैरिजन में ये ऑटो ट्रांसफार्मर ज्यादा पावर ट्रांसफर करेगा, क्योंकि जितनी करेगा केवल इंडक्शन के थ्रू करेगा, वो इसी इंडक्शन में कंडक्शन को भी ऐड कर देगा। कंडक्शन का मतलब एक दूसरे से टच होने के बाद जो पावर का ट्रांसफर हुआ, एक दूसरे से टच होने के बाद जो पावर का ट्रांसफर हुआ, दैट इज कंडक्शन, चालकता के थ्रू। कंडक्शन के लिए मीडियम का होना जरूरी है, कंडक्शन के लिए मीडियम का होना जरूरी है मोनी। अब ऑटो ट्रांसफार्मर फायदा क्या है ये देखते हैं। एडवांटेज ऑफ ऑटो ट्रांसफार्मर, व्हाट इज एडवांटेज? इतना मिटाऊं मैं? हाँ, एक चीज मैं आपको यहां से बता दूं जरा, ये स्टेप डाउन ऑटो ट्रांसफार्मर मैंने बनाया। क्या बनाया? स्टेप डाउन। प्राइमरी साइड का वोल्टेज ज्यादा है, सेकेंडरी साइड का वोल्टेज कम है, तो प्राइमरी का वोल्टेज ज्यादा, सेकेंडरी का वोल्टेज कम, तो स्टेप डाउन। प्राइमरी का वोल्टेज ज्यादा क्यों? क्योंकि प्राइमरी साइड नंबर ऑफ टर्न्स ज्यादा है, देखो ज्यादा टर्न्स है। सेकेंडरी का वोल्टेज कम क्यों? क्योंकि सेकेंडरी साइड नंबर ऑफ टर्न्स कम है। तो स्टेप डाउन ऑटो ट्रांसफार्मर है। ऐसे स्टेप अप ऑटो ट्रांसफार्मर भी बना सकते हो, स्टेप अप ऑटो ट्रांसफार्मर भी बना सकते हो। अरे प्राइमरी को कोई करंट दोगे तो वो करंट सेकेंडरी के पास ही पहुंचेगी या नहीं पहुंचेगी? बोलो मुझे जरा। अगर मैंने कहा प्राइमरी को 10 एम्पीयर करंट दिया, तो 10 एम्पीयर करंट दिया तो कुछ करंट यहाँ भी पहुंचेगी या नहीं पहुंचेगी? कुछ तो इंडक्शन के थ्रू पहुंचेगी, कुछ कंडक्शन के थ्रू। यहाँ पे करंट दिया तो यहाँ पे करंट आएगी, अब यहाँ पे करंट आएगी तो इसके बाद कुछ पावर मिलेगा? नहीं मिलेगा। भाई यहाँ पे करंट आ गई, यहाँ पे आपने करंट प्राइमरी वाइंडिंग को दी, मान लीजिए प्राइमरी है, करंट प्राइमरी को दिया लेकिन सेकेंडरी में करंट आ गई, सेकेंडरी में करंट आ गई, सेकेंडरी में पावर आ गई, क्योंकि दोनों कनेक्टेड है एक दूसरे से। एक को करंट दिया तो प्राइमरी को, तो सेकेंडरी वाइंडिंग के पास वो करंट पहुंच ही जाएगी। इसको करंट के पास करंट आ गई, कैसे? क्योंकि कनेक्टेड है एक दूसरे से, तो करंट जानी ही जानी है। दैट इज पावर ट्रांसफर थ्रू कंडक्शन, चालकता के थ्रू। यहाँ पे क्या हुआ था, हमने करंट इनको दी थी प्राइमरी वाइंडिंग को, तो क्या यहाँ पे डायरेक्ट करंट आ गई थी क्या? करंट हमने प्राइमरी को दिया, यहाँ पे करंट सेकेंडरी को दी नहीं थी, बट यहाँ करंट दिया था तो इससे फ्लक्स आया था, और वो प्राइमरी का फ्लक्स यहाँ पे आया था, और यहाँ फ्लक्स आया था, फ्लक्स वेरिएबल था, तो यहाँ पे ईएमएफ आया था, और यहाँ पे ईएमएफ आया तो यहाँ पे करंट आई थी। तो यहाँ पे करंट दी थी तो यहाँ पे भी करंट आई थी, तो करंट इंडक्शन के थ्रू आई थी। यहाँ पे डायरेक्ट प्राइमरी को कोई करंट दोगे तो करंट प्राइमरी की जनरली सेकेंडरी के पास ही पहुंचेगी, सेकेंडरी ही। ऑटो ट्रांसफार्मर की जो केवीए रेटिंग होती है वो टू वाइंडिंग ट्रांसफार्मर से ज्यादा होती है। यानी अगर एक टू वाइंडिंग ट्रांसफार्मर को हम तोड़ मरोड़ के ऑटो ट्रांसफार्मर में कन्वर्ट कर दें, तोड़ मरोड़ के दोनों वाइंडिंग को ऐसे कनेक्ट कर दें, ऐसे कर दें, तो केवीए रेटिंग बढ़ जाएगी, क्योंकि टू वाइंडिंग ट्रांसफार्मर में पावर का ट्रांसफर केवल इंडक्शन के थ्रू हो रहा है, बट ऑटो ट्रांसफार्मर में पावर का ट्रांसफर इंडक्शन और कंडक्शन दोनों के थ्रू होगा। यहाँ पे मैंने एक चीज लिख दिया, ए को मान लिया मैंने टर्न्स रेशियो, चलिए मान लिया, इसको लिख दिया मैंने N2/N1, N1/N2 कुछ भी लिख दो, N1/N2 लिख दो, क्या फर्क पड़ता है? N1/N2 ए मतलब प्राइमरी वाइंडिंग और सेकेंडरी वाइंडिंग के टर्न्स का रेशियो है, ए टर्न्स रेशियो, प्राइमरी और सेकेंडरी के टर्न्स का रेशियो। एडवांटेज ऑफ ऑटो ट्रांसफार्मर, पहला है इंक्रीज इन केवीए रेटिंग। अगर टू वाइंडिंग ट्रांसफार्मर को ऑटो ट्रांसफार्मर में कन्वर्ट कर दें तो केवीए रेटिंग बढ़ जाती है, केवीए रेटिंग बढ़ जाती है। यस ऑटो बराबर, यस ऑटो बराबर ए अपन ए माइनस वन, यस ऑटो बराबर ए अपन ए माइनस वन, यस टू वाइंडिंग, वेयर टू वाइंडिंग क्या है, STW क्या है? पावर ट्रांसफर्ड इन टू वाइंडिंग ट्रांसफार्मर। STW है पावर ट्रांसफर्ड इन टू वाइंडिंग ट्रांसफार्मर, और S ऑटो है पावर ट्रांसफर्ड
इन ऑटो ट्रांसफॉर्मर, पावर ट्रांसफर्ड इन ऑटो ट्रांसफॉर्मर, और ए इज योर टर्न रेशियो, इसकी वैल्यू को हमने लिख दिया चलिए N1/N2। ठीक है, यहाँ पे ए की वैल्यू को जरा लो आप, इफ ए इज इक्वल टू, एक चीज याद रखो आप इस फार्मूले में ए को आप हमेशा एक से ज्यादा ही रखना, एक चीज याद रखो आप, नोट पुट द वैल्यू ऑफ ए ग्रेटर देन, पुट द वैल्यू ऑफ ए ग्रेटर देन 1, पुट द वैल्यू ऑफ ए ग्रेटर देन 1, ए की वैल्यू एक से ज्यादा रखो हमेशा, एक से कम है तो उसको रिवर्स कर दो और फिर यहाँ फार्मूले में रखो हमेशा। देखो जैसे हमने कहा ए की वैल्यू 1.1 है, ए की वैल्यू 1.1 है तो एस क्या होगा, एस ऑटो हो जाएगा आपका 1.1 अपॉन 1.1 माइनस 1 इंटू S2 वाइंडिंग, मीन्स 1.1 अपॉन 1.1 माइनस 1 कितना हो जाएगा, ये 0.1 S2 वाइंडिंग, तो पॉइंट से पॉइंट कैंसिल, तो कितना आ जाएगा, एस ऑटो आ जाएगा 11 टाइम्स ऑफ S2 वाइंडिंग। इसका मतलब क्या कि जो ऑटो ट्रांसफार्मर में ट्रांसफर्ड पावर है, जो ऑटो ट्रांसफार्मर में ट्रांसफर्ड पावर है वो 2 वाइंडिंग के कंपैरिजन में 11 गुना ज्यादा है। ऑटो ट्रांसफार्मर में जो ट्रांसफर पावर है वो 2 वाइंडिंग के कंपैरिजन में 11 गुना ज्यादा है। यानी 2 वाइंडिंग अगर 10 केवीए की पावर ट्रांसफर करेगा तो ऑटो ट्रांसफार्मर 110 केवीए पावर ट्रांसफर करेगा। ए की वैल्यू 1.1 हमने ली, मान लीजिए ए की वैल्यू 1.5 ले लिया हमने, एस ऑटो क्या होगा, ए की वैल्यू 1.5, यहाँ तो 1.5 आ जाएगा, यहाँ पे ए माइनस 1 तो 1.5 माइनस 1 तो कितना हो जाएगा 0.5 इंटू S2 वाइंडिंग, पॉइंट कैंसिल, कितना हो जाएगा 3 इंटू S2 वाइंडिंग, मीन्स एस ऑटो जो है वो 3 इंटू STW आया है, मीन्स ऑटो ट्रांसफार्मर में ट्रांसफर्ड पावर 2 वाइंडिंग के कंपैरिजन में 3 गुनी होगी। ऑटो ट्रांसफार्मर में ट्रांसफर्ड पावर 2 वाइंडिंग के कंपैरिजन में 3 गुनी होगी। आपने देखा ए की वैल्यू 1.1 थी तो ट्रांसफर ऑटो में 11 गुना ज्यादा थी, ए की वैल्यू 1.5 हुई तो पावर ट्रांसफर केवल 3 गुना ज्यादा है। यस ऑटो इज 3 टाइम्स ऑफ STW। इफ ए इज 2 तो क्या होगा, एस ऑटो बराबर हो जाएगा 2/2 माइनस 1, 2/2 माइनस 1 STW, 2/2 माइनस 1 कितना हो गया, 2 माइनस 1 हो गया 1, ये हो गया 2/1 इंटू STW, एस ऑटो हो गया आपका 2 इंटू STW। यानी ऑटो ट्रांसफार्मर में ट्रांसफर पावर 2 वाइंडिंग की क्या होगी, केवल 2 गुनी होगी। इससे आप क्या देख रहे हो कि जैसे जैसे ए की वैल्यू आप 1 से बढ़ाओगे, ए को 1 से ज्यादा ही लेना है इस फार्मूले में हमेशा, पुट ए ऑलवेज ग्रेटर देन 1, ए की वैल्यू 1 से कम है तो उसको रिवर्स कर दो और फिर इसमें रखो। कहने का मतलब ए हम N1/N2 लेंगे, N2/N1 लेंगे वही जिसे ए 1 से ज्यादा है और इस वैल्यू में पुट कर देंगे इस फार्मूले में। अगर ए 1.1 था तो ऑटो ट्रांसफार्मर में ट्रांसफर पावर 11 गुना ज्यादा थी, ए की वैल्यू 1.5 है तो पावर ट्रांसफर केवल 3 गुना ज्यादा है, ए की वैल्यू 2 है तो पावर ट्रांसफर केवल 2 गुना ज्यादा है। ऐसे आप जैसे से ए की वैल्यू बढ़ाओगे तो आप क्या देखोगे, ऑटो ट्रांसफार्मर में जो पावर ट्रांसफर हुई और 2 वाइंडिंग में जो पावर ट्रांसफर हुई उसमें कोई बहुत ज्यादा अंतर नहीं है, कोई बहुत ज्यादा अंतर नहीं है। आप रख के देखो, ए की वैल्यू 11 कर लो, ए की वैल्यू आप 6 कर लो, ए की वैल्यू 6 है तो क्या होगा, एस ऑटो बराबर होगा 6/6 माइनस 1, तो 6/6 माइनस 1 मींस 5 इंटू S2 वाइंडिंग, 6/5 का मतलब क्या 1.2, मींस ऑटो ट्रांसफार्मर में ट्रांसफर पावर 2 वाइंडिंग इक्वल 1.2 टाइम्स है, मींस थोड़ा सा ज्यादा है। तो इस बात का आपको ध्यान रखना है कि ऑटो ट्रांसफार्मर का अगर आप भरपूर फायदा उठाना चाहते हो, आप चाहते हो कि ऑटो ट्रांसफार्मर में ट्रांसफर पावर काफी ज्यादा हो एज कंपेयर टू 2 वाइंडिंग, तो आपको ए की वैल्यू को 1 से ज्यादा रखना है, बट 1 से थोड़ा सा ज्यादा रखना है, थोड़ा सा स्लाइटली ग्रेटर देन 1, 1.1 1.2 के आसपास रखना है। अगर ए की वैल्यू से बहुत ज्यादा कर दोगे तो ऑटो ट्रांसफार्मर का जो फायदा है, इकोनॉमिक एडवांटेज है, वो खत्म हो जाएगा। जो केवी रेटिंग बढ़ती है आपने देखा है बहुत ज्यादा अंतर नहीं रहेगा। अगर ए की वैल्यू 5 6 7 रख दोगे तो मान लो ऑटो ट्रांसफर 2 वाइंडिंग 100 केवी की पावर ट्रांसफर कर रहा है तो ऑटो ट्रांसफार्मर 110 105 केवी की पावर ट्रांसफर करेगा। बट अगर ए की वैल्यू 1.1 है तो 11 गुना ज्यादा पावर ट्रांसफर करेगा ऑटो ट्रांसफार्मर। सो टेक केयर दैट द वैल्यू ऑफ ए इन ऑटो ट्रांसफार्मर शुड बी नियर टू 1 सो दैट इकोनॉमिक एडवांटेज इज मेंटेन्ड। बात समझ में आई? तो आपको ये फार्मूला याद रखना है, एस ऑटो इज ए अपॉन ए माइनस 1 S2 वाइंडिंग, 2 वाइंडिंग ऑटो ट्रांसफार्मर में ट्रांसफर, 2 वाइंडिंग में ट्रांसफर पावर और ऑटो ट्रांसफार्मर में ट्रांसफर पावर है। टेक द वैल्यू ऑफ ए नियर टू 1, नियर टू 1 का मतलब 1 से ज्यादा लो और थोड़ा सा ही ज्यादा लो, ज्यादा नहीं। बोलिए कोई डाउट है तो? प्रियंका वेट करो, अभी ऑटो ट्रांसफार्मर खत्म नहीं हुआ है। जो चीज बताई इतनी समझ में आई या नहीं? प्रियंका कहना जब ऑटो ट्रांसफार्मर इतना अच्छा है तो इसमें यूज क्यों नहीं करते? यस, अभी और एक एडवांटेज हम बताएंगे। पहले एडवांटेज को जान लो, किसी भी शख्सियत के पहले एडवांटेज आप जान लो, उसके बाद डिसएडवांटेज की बात करते हैं। ऑटो ट्रांसफार्मर में खूबी बहुत सारी है बट कमियां भी हैं इसके अंदर। कहीं आपने पढ़ा था, यू विल नेवर फाइंड ए सिंगल पर्सन इन द वर्ल्ड हु हैज नो ड्रॉबैक। ऐसे ही ऑटो ट्रांसफार्मर है, इसके अंदर केवल खूबी ही खूबी हो ऐसा नहीं है, इसके अंदर कमजोरी भी है, और ऐसी कमजोरी है कि इसका हम इस्तेमाल बहुत ज्यादा नहीं करते हैं। दीपांकर का कहना, सर मेरी आखिरी उम्मीद आप ही हो। दीपांकर इतने परेशान क्यों लग रहे हो आप? जब सारे रास्ते बंद हो जाते हैं तो एक नया दरवाजा खुलता है, एक नया दरवाजा खुलता है उम्मीद का, प्रोग्रेस का। The extreme point of fear, the extreme point of fear is beginning of happiness. The extreme point of sorrowness या the extreme point of sorrow is beginning of happiness. अगर आप बिल्कुल एक्सट्रीम पे आ गए हो, दुख इतना ज्यादा है तो समझ लो अब उससे ज्यादा क्या हो सकता है, उससे ज्यादा वर्स्ट क्या होगा। नहीं, अब एक नई शुरुआत होने वाली है दीपांकर, तो हिम्मत हारना नहीं आपको। मुकुल बोले इसका मतलब N1 और N2 टर्म्स में कम डिफरेंस रखना है। यस, N1 और N2 के जो टर्म्स हैं वो लगभग सेम होने चाहिए, थोड़ा सा डिफरेंस होना चाहिए, ज्यादा नहीं। आलोक बोल रहे हैं आखिरी उम्मीद है राज सर का। ठीक है दीपांकर, ये जो पॉइंट लिखा गया है, अभी हम सिर्फ एडवांटेज की बात करेंगे, और एडवांटेज देखेंगे, फिर उससे न्यूमेरिकल करेंगे, फिर बात करेंगे कि अगर इतना ही अच्छा ऑटो ट्रांसफार्मर है तो हम इसमें यूज क्यों नहीं करते, फिर इसके डिसएडवांटेज की बात करेंगे। मिटा दें? चंदन बोल रहे मेरा मैसेज नहीं जा रहा है। चंदन अभी तो आया है आपका मैसेज।
दूसरा जो एडवांटेज ऑटो ट्रांसफार्मर का, सेविंग इन कंडक्टर मटेरियल। दीपांकर का कहना है सर पॉस्को कंपनी जॉब भी छोड़ दिया गवर्नमेंट जॉब पाने के लिए, यू हैव टू क्विट समथिंग टू गेट समथिंग एक्स्ट्रा। दीपांकर, चलिए सेविंग कंडक्टर मटेरियल क्या है देखिए। दिनेश का कहना है सर मेरा एनटीपीसी में हुआ था छोड़ दिया। एनटीपीसी मींस जो रेलवे वाला एनटीपीसी है, नॉन टेक्निकल, उसकी बात कर रहे हो आप दिनेश। ऋषिकेश बोले सर डीसी में मजा आता है एसी में नहीं, इसका क्या मतलब ऋषिकेश? डीसी में मजा मतलब व्हाट? सेविंग कंडक्टर मटेरियल का क्या मतलब है देखिए, अगर हमने एक 2 वाइंडिंग ट्रांसफार्मर लिया और 2 वाइंडिंग ट्रांसफार्मर से हमने मान लीजिए 100 केवीए की पावर ट्रांसफर की, ठीक है, 100 केवीए की पावर ट्रांसफर की, और अगर हमको 100 केवीए की पावर ही ट्रांसफर करनी है किससे? एक ऑटो ट्रांसफार्मर से, तो एक छोटे से ऑटो ट्रांसफार्मर से ही काम हो जाएगा। कहने का मतलब ये है, देखो ऑटो ट्रांसफार्मर के केस में लीकेज फ्लक्स कम होता है, दिनेश का बोलना है पावर प्लांट एनटीपीसी छोड़ा है, तो क्यों छोड़ दिया एनटीपीसी में? प्राइवेट जॉब थी क्या एनटीपीसी में? प्राइवेट जॉब थी क्या एनटीपीसी में? आलोक, ऋषिकेश बोला नेटवर्क स्टडी, ऋषिकेश बोला मशीन में मजा आता है पढ़ने में। ओके, मशीन में मजा आ रहा है, ओके ओके ओके। सिप्रा का कहना है सर आप तो मेरी पहली मिडिल और आखिरी सारी उम्मीद है, मैं कोशिश करूंगा सिप्रा। चलिए मान लीजिए आपके पास एक 2 वाइंडिंग ट्रांसफार्मर है और उस 100 केवीए पावर ट्रांसफर करता है। अब अगर हम ऑटो ट्रांसफार्मर की बात करें, किसकी बात करें? ऑटो ट्रांसफार्मर की, तो ऑटो ट्रांसफार्मर में आप देखो लीकेज फ्लक्स कम होता है नहीं, ऑटो ट्रांसफार्मर में लीकेज फ्लक्स क्या होता है? कम। तो अगर लीकेज फ्लक्स कम है इसका मतलब क्या? म्यूचुअल फ्लक्स ज्यादा है, म्यूचुअल फ्लक्स ज्यादा इज इक्वल टू 4.445 mf into n। अगर लीकेज फ्लक्स कम है तो म्यूचुअल फ्लक्स ज्यादा होगा, और अगर म्यूचुअल फ्लक्स ज्यादा है तो ई ज्यादा होगा, और आपने लिखा था v बराबर ई और v बराबर e1। तो अगर म्यूचुअल फ्लक्स ज्यादा तो e1 ज्यादा, e1 ज्यादा तो v ज्यादा, और v ज्यादा तो पावर p होती क्या? v into i। अगर v ज्यादा तो पावर ट्रांसफर ज्यादा। बात समझ आ रही है नहीं? अगर ये ज्यादा तो ये ज्यादा, ये ज्यादा, ये ज्यादा, ये ज्यादा, ये ज्यादा, मींस ऑटो ट्रांसफार्मर में पावर ट्रांसफर ज्यादा होती है। तो अगर एक 100 केवीए का ट्रांसफार्मर है, मैं इसको तोड़ मरोड़ के ऑटो ट्रांसफार्मर में कन्वर्ट कर दूं तो ऑटो ट्रांसफार्मर की केवीए कुछ बढ़ेगी नहीं, मान लो 120 केवी होगी। एक मेरे पास ट्रांसफार्मर है चिंटू का, कौन सा? 2 वाइंडिंग ट्रांसफार्मर। कितने केवीए का? कितने केवीए का है? 100 केवीए का। मैंने उसको तोड़ा मरोड़ा और जोड़ दिया इसमें ऑटो ट्रांसफार्मर में, तो ऑटो ट्रांसफार्मर में उसको जोड़ने के बाद ऑटो ट्रांसफार्मर की केवीए रेटिंग ज्यादा होगी या नहीं? 100 केवीए का 2 वाइंडिंग, तो उसको ऑटो ट्रांसफार्मर में जोड़ दिया तो उसकी केवीए रेटिंग कितनी हो जाएगी? 120 केवीए। बढ़ गई केवीए रेटिंग, क्यों? क्योंकि म्यूचुअल फ्लक्स बढ़ा, क्योंकि लीकेज फ्लक्स घटा था, ये बढ़ा, ये बढ़ा, ये बढ़ा, ये बढ़ा, ये बढ़ा, ये बढ़ा, ठीक है। तो अगर आपने एक 2 वाइंडिंग ट्रांसफार्मर को ऑटो में कन्वर्ट किया है तो पावर रेटिंग बढ़ जाएगी, पावर ट्रांसफर कैपेसिटी बढ़ जाएगी, लेकिन नंबर ऑफ टर्न वगैरह जितने इसमें तो उतने इसमें भी जाएंगे। और अपने प्राइमरी और सेकेंडरी दोनों जो थी 2 वाइंडिंग उसको सीरीज में जोड़ा है, तो सीरीज में क्या जोड़ने के बाद नंबर ऑफ टर्न घट जाएंगे क्या? नंबर ऑफ टर्न उतने ही लगे हैं जितने उसमें थे। हाँ, एक फायदा हुआ पावर ट्रांसफर कैपेसिटी बढ़ गई इसकी, क्योंकि लीकेज फ्लक्स घटा है। तो अगर आप एक 2 वाइंडिंग ट्रांसफार्मर को ऑटो ट्रांसफार्मर में कन्वर्ट करोगे तो केवीए रेटिंग बढ़ेगी, लीकेज फ्लक्स घटेगा, म्यूचुअल फ्लक्स बढ़ेगा, बट नंबर ऑफ टर्न्स वगैरह उतने ही रहेंगे। लेकिन अगर मैं कहूं कि एक 100 केवीए का 2 वाइंडिंग ट्रांसफार्मर है और एक अलग से एक मार्केट से 100 केवीए का ऑटो ट्रांसफार्मर खरीद के ले आ रहा हूं, एक ऑटो ट्रांसफार्मर है, ये भी 100 केवीए का ही है, और 100 केवीए का एक 2 वाइंडिंग ट्रांसफार्मर है। इस बार मैंने इसको तोड़ मरोड़ के नहीं बनाया, ये अलग से 2 वाइंडिंग ट्रांसफार्मर लिया 100 केवीए का, और एक ऑटो ट्रांसफार्मर बनाया लेके आया ऑटो ट्रांसफार्मर 100 केवीए का। दोनों ट्रांसफार्मर 100 केवीए के हैं, ये भी 100 केवीए का, भी 100 केवीए का। तो आप बताओ दोनों सेम रेटिंग के हैं तो छोटा कौन होगा, हल्का कौन होगा, नंबर ऑफ टर्न्स किसमें कम लगेंगे? कारण अगर दोनों की पावर रेटिंग सेम है तो ये इसमें ऑटो ट्रांसफार्मर में आप कम टर्न से ही रिक्वायर्ड ईएमएफ पैदा कर लोगे। देखो इधर ईएमएफ का फार्मूला क्या है? ईएमएफ इज 4.445 mf into n। आप नंबर ऑफ टर्न्स मान लीजिए ऑटो 2 वाइंडिंग ट्रांसफार्मर में थे 2, मान लीजिए नंबर ऑफ टर्न्स ऑटो ट्रांसफार्मर में कितने थे? तो 2 वाइंडिंग ट्रांसफार्मर में मान लीजिए थे 5, ठीक, इसमें 2 वाइंडिंग ट्रांसफार्मर में, और जो आपका फ्लक्स था वो मान लीजिए कितना था? 20। फ्रीक्वेंसी वगैरह कौन सेम रखा? फ्लक्स मान लीजिए 20 है म्यूचुअल फ्लक्स, किसमें? 2 वाइंडिंग ट्रांसफार्मर में, और नंबर ऑफ टर्न्स कितने हैं? 5 है। बाकी सबको कांस्टेंट मान लिया, ये 5 है, ये 20 है, तो 20 into 5 ईएमएफ कितना हो गया? 100। ये एफ और 4.44 को कांस्टेंट मान लिया, कुछ वैल्यू होगी इसकी। अगर इसको 5 ले लिया, इसको 20 ले लिया, तो ईएमएफ मान लीजिए कितना? 20 into 5 100। अब जब आप इसको, और अगर हम 100 वोल्टेज ही पैदा करना चाहें ऑटो ट्रांसफार्मर में, कितना? 100, ये तो 2 वाइंडिंग था, 100 मुझे ऑटो में पैदा करना है, तो ऑटो में म्यूचुअल फ्लक्स क्या होगा? ज्यादा होगा नहीं? यहाँ पे म्यूचुअल फ्लक्स 20 था, यहाँ पे म्यूचुअल फ्लक्स मान लो कितना होगा? 50। नहीं, मुझे जितना वोल्टेज 2 वाइंडिंग में पैदा हुआ उतना ही मुझे ऑटो ट्रांसफार्मर में पैदा करना है, तो म्यूचुअल फ्लक्स जितना होगा 2 वाइंडिंग से ज्यादा होगा ऑटो ट्रांसफार्मर म्यूचुअल फ्लक्स, क्योंकि लीकेज फ्लक्स घटा है, तो 20 से मान लीजिए 50 हो गया। यहाँ पे कितने नंबर ऑफ टर्न्स की जरूरत पड़ेगी आपको ऑटो ट्रांसफार्मर में? सिर्फ 2। ऑटो ट्रांसफार्मर में सिर्फ 2 टर्न होंगे, 50 into 100 हो जाएगा, तो यहाँ पे 20 into 5 होता है, मींस कम टर्न से ही आप रिक्वायर्ड वोल्टेज पैदा कर लोगे, क्योंकि म्यूचुअल फ्लक्स ज्यादा है। तो कम टर्न से ही मेरा काम हो गया, किसमें? ऑटो ट्रांसफार्मर में। मुझे कम टर्न लगाना पड़ेगा, कम टर्न लगाना पड़ेगा तो छोटी सी कोर से काम हो जाएगा, मींस ट्रांसफार्मर छोटा होगा साइज में, ट्रांसफार्मर हल्का भी होगा। यू नीड आपका जो ट्रांसफार्मर होगा, आपका स्मॉलर हल्का भी होगा, आपका स्मॉलर चीप, ट्रांसफार्मर चीपर भी होगा, सस्ता भी होगा। बात समझ आई? मींस नंबर ऑफ टर्न्स जो होंगे कम चाहिए होंगे, ट्रांसफार्मर छोटा होगा, ट्रांसफार्मर हल्का होगा, ट्रांसफार्मर सस्ता होगा। अगर हम सेम केवी रेटिंग के 2 ट्रांसफार्मर को देखें जिसमें 2 वाइंडिंग और एक ऑटो ट्रांसफार्मर हो, तो अगर कम टर्न से ही हमारा काम हो गया, इसमें नंबर ऑफ टर्न्स कम हो गया कंपेयर टू दिस फॉर द सेम केवी रेटिंग, तो इसका मतलब सेविंग इन कंडक्टर मटेरियल हुआ है नहीं, कम टर्न से आपका काम हो गया, इसका मतलब कंडक्टर मटेरियल में बचत हुई, कम मटेरियल लगाने से आपका काम हो गया, ठीक है। वही रेटिंग हमने डाली है कि कितनी बचत हुई, ये पॉइंट समझ में आया? रवि बोल रहे हैं मन से पढ़ा जाए तो सब में मजा आता है, और आप पढ़ाते हैं तो फिर मजा ही मजा आता है।
के भी, बाकी सारी बातें बाद में भी, इस पॉइंट की चर्चा करो। आप लोग क्या करते हो, जब चर्चा एक्स की जाती है बीच में वाई को लाके जोड़ देते हो। जब कोई चीज पढ़ाई जा रही है उस वक्त आपका पूरा ध्यान पढ़ने पे होना चाहिए। आपका ध्यान कैसे कमेंट में जा सकता है? जब कोई टॉपिक खत्म हो जाए फिर उसके दौरान जो चीजें इधर उधर से रिलेटेड नहीं है क्लास से वो आप पूछ सकते हो, बीच में पूछते हो तो आपका भी ध्यान भटकता है, मेरा भी ध्यान भटकता है। विकास मोनो से अपना है, समझ गए, ओके। हाँ दीपांकर, चलिए सेविंग कंडक्टर मटेरियल का क्या फार्मूला है, जी ऑटो इज ए माइनस वन अपॉन ए जी टू वाइंडिंग। जी ऑटो इज ए माइनस वन अपॉन ए जी टू वाइंडिंग। जी ऑटो इज ए माइनस वन अपॉन ए जी टू वाइंडिंग, वेयर जी टू वाइंडिंग इज, जी टू वाइंडिंग क्या है, वॉल्यूम ऑफ कंडक्टर मटेरियल, वॉल्यूम ऑफ कंडक्टर मटेरियल यूज्ड इन वॉल्यूम ऑफ कंडक्टर मटेरियल यूज्ड इन टू वाइंडिंग ट्रांसफार्मर। और जी ऑटो है आपका वॉल्यूम ऑफ कंडक्टर मटेरियल यूज्ड इन, वॉल्यूम ऑफ कंडक्टर मटेरियल यूज्ड इन ऑटो ट्रांसफार्मर। और ए है आपका टर्न्स रेशियो, इसकी वैल्यू कुछ भी ले लो, चलो n1 by n2 ले लिया हमने। और ये इसमें पुट द वैल्यू ऑफ ए ग्रेटर देन 1 ऑलवेज। इस फार्मूले में ए की वैल्यू हमेशा एक से ज्यादा ही रखोगे, ठीक है। जी टू वाइंडिंग क्या है, ये टू वाइंडिंग ट्रांसफार्मर में जो भी कंडक्टर मटेरियल लगा है, जो भी कॉपर की वाइंडिंग लगी, उसका वॉल्यूम, उसका आयतन कितना हुई है। और जी ऑटो क्या है, ऑटो ट्रांसफार्मर में जो भी कंडक्टर मटेरियल लगा है उसका वॉल्यूम, उसका आयतन क्या हुई है, ठीक है। आइए इस पे क्वेश्चन करते हैं। ए की वैल्यू यहाँ भी आप देखो एक बार, ए की वैल्यू हमें एक से ज्यादा लेनी है हमेशा। पुट ए इज 1.1, देखो तो क्या होगा, जी ऑटो क्या होगा, जी ऑटो इज ऑटो ट्रांसफार्मर में जो मटेरियल लगा उसका आयतन, उसका वॉल्यूम क्या होगा, ए माइनस वन अपॉन ए मींस 1.1 माइनस 1 कितना हो गया, 0.1 अपॉन ए मींस 1.1। और जी टू वाइंडिंग तो पॉइंट से पॉइंट कैंसिल, कितना हो गया 1/11 जी टू वाइंडिंग। इसका मतलब क्या, ऑटो ट्रांसफार्मर जो भी मटेरियल लगा उसका जो वॉल्यूम है वो टू वाइंडिंग ट्रांसफार्मर की वैल्यू का 1/11 है। यानी टू वाइंडिंग में जितना मटेरियल खर्च करोगे उसका 1/11 मटेरियल खर्च करके ही आप ऑटो ट्रांसफार्मर को डिजाइन कर सकते हो। मींस कम मटेरियल लगा, पैसा रुपया बचेगा, कंपनी आपको प्रमोशन देगी। यस यस मुकुल, स्टेप अप हो चाहे स्टेप डाउन, आप n1 by n2 उस हिसाब से चेंज करोगे, ए हमेशा एक से ज्यादा लेना है, ठीक है। इस फार्मूले में एक को एक से कम मत रखोगे, नहीं फार्मूला फिर गलत आंसर देने लगेगा। हाँ हाँ क्वेश्चन कराएंगे इस पे, थ्योरी तो कंप्लीट हो जाए, ठीक है। ए की वैल्यू 1.5 ले ली हमने, तो जी ऑटो कितना होगा 1.5, 1.5 माइनस 1 कितना हो गया 0.5 और 1.5 इंटू जी टू वाइंडिंग, पॉइंट पॉइंट कैंसिल, 1/3 आ जाएगा, 1/3 जी टू वाइंडिंग। यानी टू वाइंडिंग में जितना भी कंडक्टर मटेरियल लगा है उसका जो वॉल्यूम है उसका 1/3 लगेगा केवल ऑटो ट्रांसफार्मर में, सिर्फ 1/3 कंडक्टर मटेरियल से आपका काम हो जाएगा। ए की वैल्यू को आप रख लो 5, तो जी ऑटो कितना होगा देखो जरा, 5 माइनस 1 दैट इज 4 अपॉन 5 दैट इज जी टू वाइंडिंग। इसको क्या बोल सकते हो 0.8 जी टू वाइंडिंग, ठीक है। तो यहां से आप ये देख रहे हो कि जैसे जैसे हम ए की वैल्यू बढ़ाते हैं आपका जो इकोनॉमिक एडवांटेज है वो घटता जाएगा, घटता जाएगा मींस ए की वैल्यू 1.1 है तो ऑटो ट्रांसफार्मर में जो मटेरियल लगा उसका आयतन टू वाइंडिंग का 1/11 है। ए की वैल्यू आपने इतनी रखी तो ऑटो ट्रांसफार्मर में जो कंडक्टर मटेरियल लगेगा उसका वॉल्यूम टू वाइंडिंग का 1/3 है, काफी फायदा घट गया भाई, हमें कहा था फायदा, आपकी वैल्यू 1/3 लगा पहले 1/11 था। तो जैसे जैसे ए की वैल्यू आप बढ़ाओगे, ए की वैल्यू जैसे आप एक से दूर ले जाओगे, एक से बढ़ाओगे, आपको जो फायदा है ऑटो ट्रांसफार्मर वो घटेगा। इसलिए बात आपको ध्यान रखना है ए की वैल्यू एक से बहुत ज्यादा ना हो जाए, लगभग 1 और 2 के बीच में रखते हैं ए की वैल्यू, इस बात का ध्यान रखते हैं ए की वैल्यू 1 और 2 के बीच में हो। तो नोट में मैं लिख दे रहा हूं, टेक द वैल्यू ऑफ ए जस्ट ग्रेटर देन 1, टेक द वैल्यू ऑफ ए जस्ट ग्रेटर देन 1, यानी आप ये मान लो ए की वैल्यू 2 से कम ही हम लेके चलते हैं और ए की वैल्यू 1 से ज्यादा, ये होती है कहानी नॉर्मली। ए की वैल्यू 1 से ज्यादा होगी और 2 से कम होगी, ठीक है। आप 2 से ज्यादा रखोगे तो रख लोगे फायदा, लेकिन खास नहीं होगा आपको। ए की वैल्यू 1 से ज्यादा लेके चलते हैं, 2 से कम लेके चलते हैं। ए की वैल्यू को ए की वैल्यू 1 से बहुत ज्यादा दूर नहीं करेंगे, 5 नहीं कर देंगे, 6 नहीं कर देंगे, फायदा ही घट जाएगा। जो फायदा आप चिल्ला रहे हो ऑटो ट्रांसफार्मर में कि केवी रेटिंग बढ़ जाती है, वेट घट जाता है क्योंकि कम टर्न्स लगाने पड़ते हैं, उस फायदा बहुत थोड़ा सा ही रह जाएगा। तो अगर आप ज्यादा फायदा चाहते हो तो ए की वैल्यू 1 के करीब रखो, 1.1 1.2 के आसपास। गॉट इट। जो कहानी पहले थी उसका उल्टा हो गया, पहले क्या था ए पानी -1, इसमें ए -1 पानी, कहानी रिवर्स हो गई, ओके। n1 आपका नंबर ऑफ टर्न्स है प्राइमरी वाइंडिंग में और n2 आपका नंबर ऑफ टर्न्स है सेकेंडरी वाइंडिंग में। नहीं 0.9 नहीं रखेंगे, एक से ज्यादा। विष्णु बोल रहे हैं सर आपका वॉइस ब्रेक हो रहा है।
If a 500 kVA 2 winding transformer is connected into 400/200 volt auto transformer, then percentage saving in conductor material is आलोक, शिवनंदन और विकी. विकी इज द फर्स्ट जिन्होंने आंसर दिया है. सिप्रा, प्रियंका, केबी, मोनोसिस, एवरीवन इज गिविंग द राइट आंसर. लेट्स चेक कि आप लोग आंसर सही है नहीं. देखिए 2 वाइंडिंग ट्रांसफार्मर की केवी रेटिंग दे रखी है और ऑटो ट्रांसफार्मर में कन्वर्ट किया गया तो उसकी वोल्टेज रेटिंग दे रखी है. परसेंटेज सेविंग कुछ कंडक्टर मटेरियल में. तो जी ऑटो क्या होता है? a - 1/a जी 2 वाइंडिंग. ठीक है, ये तो 2 वाइंडिंग ट्रांसफार्मर की केवी रेटिंग दे रखी है और ऑटो ट्रांसफार्मर की वोल्टेज रेटिंग दे रखी है ये 400/200 वोल्ट. ये जो आपका ऑटो ट्रांसफार्मर है उसका वोल्टेज रेशियो दिया है. मान लीजिए V1 और V2 है. ये जो ऑटो ट्रांसफार्मर दिया है ना उसका वोल्टेज रेशियो दिया है. मान लीजिए 400 200 V1 V2 है. तो आपको क्या निकालना है? ए रखना है ना. ए की वैल्यू आपको याद रखना है. ए की वैल्यू आपको 1 से ज्यादा लेना है. 1 से ज्यादा का मतलब क्या? ए की वैल्यू आपको n1/n2 रखनी पड़ेगी यहाँ पे और n1/n2 बराबर होगा V1/V2 के. ध्यान रखना एक वैल्यू हमेशा 1 से ज्यादा लोगे. ये आपको पता है क्या होता है? ए n1/n2 भी हो सकता है, n2/n1 भी हो सकता है. बट आपको पता है n1/n2 लिखोगे तो V1/V2 लिखना पड़ेगा, n2/n1 लिखोगे तो V2/V1 लिखना पड़ेगा. ए होगा n1/n2 या V1/V2. क्यों हमने n1 ऊपर लिखा ताकि जो V1 n1 के साथ V1 इसके साथ V2 आएगा ताकि एक की वैल्यू से ज्यादा आ पाए. V1/V2 मींस क्या? 400/200 दैट इज 2. एक की वैल्यू 2 पुट करो यहाँ पे. 2 - 1/2 G2 वाइंडिंग. 2 - 1 दैट इज 1/2 G2 वाइंडिंग दैट इज G ऑटो. यानी ऑटो ट्रांसफार्मर में जो कंडक्टर मटेरियल लगेगा उसका जो वॉल्यूम होगा वो 2 वाइंडिंग ट्रांसफार्मर में जो कंडक्टर मटेरियल लगेगा उसकी वॉल्यूम का 1/2 होगा. यानी इसका जो वॉल्यूम लगेगा उसका 1/2 लगेगा इसमें. तो 1/2 लगा तो 1/2 बचा मींस 50% बचा है. क्या होगा? 50% बचेगा. बोलिए. अगर मान लीजिए डेटा तो यहाँ पे ऐसा था जहाँ पे गलती होने के चांसेस कम थे. अगर यहाँ पे 1/3 आया होता सॉल्व करने पर, मान लीजिए जी ऑटो आता 1/3 G2 वाइंडिंग. मान लीजिए कुछ ऐसा डेटा दिया होता न्यूमेरिकल में कि जी ऑटो आता 1/3 G2 वाइंडिंग. तो आंसर क्या होता? व्हाट इज परसेंटेज सेविंग इन कंडक्टर मटेरियल. तो आंसर क्या होता? मैंने कहा कि मान लीजिए 1/3 आया होता तो परसेंटेज सेविंग क्या लगती होती? परसेंटेज सेविंग मेरे पास आंसर आया है आलोक, विकी, सिप्रा, प्रियंका, दिनेश. आलोक आलोक का आया 77.7, दिनेश का 75, प्रियंका का 33, सिप्रा का दीपांकर 75%. हो रहा है धोखा. 33.33%. चंदन का 0.77. परसेंटेज सेविंग देखो अगर ऑटो या था जी ऑटो 1/3 G2 वाइंडिंग वाले फार्मूला रखने पे आता. इसका मतलब जितना कंडक्टर मटेरियल लग रहा है G2 वाइंडिंग में ऑटो 2 वाइंडिंग ट्रांसफार्मर में उसका 1/3 लगा है किसमें? ऑटो ट्रांसफार्मर में. 1/3 का मतलब क्या? देखो अगर 2 वाइंडिंग ट्रांसफार्मर में कंडक्टर मटेरियल 1 लगा है. क्या लगा है? 1. तो ऑटो ट्रांसफार्मर में कितना लगेगा? उसका 1/3 1/3. तो बचत कितने की हुई? 2 वाइंडिंग में लगा था 1, ऑटो ट्रांसफार्मर में 1/3 तो बचत कितनी की? 1 - 1/3 दैट इज 2/3. ये तो बचत हुई. तो 1 पे बचत हुई है कितनी? 2/3 की. तो 100 पे कितने की बचत होगी? परसेंटेज निकालना है. कर दो 200/3. 3 × 18 19 20 3 × 66.66%. अब वैसे भी देख सकते हो आप 66.66% की बचत होगी, सेविंग होगी. वैसे भी देख सकते हो अगर मैं कहूं पहले आपको किसी सामान को खरीदने में 1 रुपया खर्च करना पड़ता था, अब उस सामान की कीमत 1/3 हो गई है, 1/3 रुपए हो गई है. तो कितनी परसेंटेज बचत होगी? बचत कितनी होगी? पहले 1 रुपया खर्च होता था तो 1/3 रुपए खर्च होगा केवल. यानी पहले 15 रुपए खर्च होता था तो 15 का 1/3 कितना खर्च होगा? 5 रुपए. तो बचत आपकी 66.66% की होगी. ये लोग 33.33% बोल रहे हैं ना, वो गलत बोल रहे हैं. हाँ, ये होगा कि इसमें जितना वॉल्यूम कंडक्टर मटेरियल लगेगा उसके कंपैरिजन में इसमें जो लगेगा कितना होगा? इसका 1/3 लगेगा. 1/3 लगेगा मींस इसका 33.33% लगेगा. यानी यहाँ पे जितना लगेगा यहाँ पे 33.33% लगेगा. तो बचा कितना? 100 में से घटा दो 33.33 को. 66.66 होगा. नहीं आया समझ में? चिंटू खा गया ना धोखा. किसी को संदेह हो न्यूमेरिकल में तो बताइए. अब तो ठंडी आ रही है, ठंडे में आप लोगों को कहीं क्लास जाने की जरूरत नहीं, घर से निकलने की जरूरत नहीं. बाहर कुहरा हो, कुहासा हो, कुछ भी हो, आप रजाई के अंदर चाय पीते हुए, मूंगफली खाते हुए, खाना खाते हुए और मोबाइल फोन को चला करके ईयरफोन लगा करके पढ़ाई कर सकते हो. मुझे तो आना पड़ेगा स्टूडियो पढ़ाने. आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं पढ़ने के लिए. ठंडी में इस ऑनलाइन स्टडी का आपको बहुत फायदा मिलेगा. मिलेगा नहीं मिलेगा? नेक्स्ट क्वेश्चन. क्या होगा इसका आंसर? In an auto transformer, its voltage ratio is V1/V2 and V1 greater than V2. Then fraction of power transferred inductively is. क्या होगा आंसर? सिप्रा का कहना हाँ सर आना पड़ेगा. आना तो पड़ेगा सिप्रा. केबी, चंदन, विकास, आशीष चंदन डी, विकास डी, सौरभ ए, आलोक का डी, सिप्रा V1 - V2/V1.
ओके आइए सॉल्व करते हैं। एक ऑटो ट्रांसफार्मर में वोल्टेज रेशियो दिया V1 by V2 एंड V1 is greater than V2, द फ्रैक्शन ऑफ पावर ट्रांसफर्ड इंडक्टिवली इज। इसका क्या मतलब है, देखो ध्यान से। ऑटो ट्रांसफार्मर में जो पावर का ट्रांसफर होता है वो इंडक्शन और कंडक्शन दोनों के थ्रू होता है। पावर का ट्रांसफर इंडक्शन और कंडक्शन दोनों के थ्रू होता है नहीं होता है? फ्रैक्शन ऑफ पावर, फ्रैक्शन मतलब हिस्सा, हिस्सा कितना हिस्सा, फ्रैक्शन ऑफ पावर ट्रांसफर्ड इंडक्टिवली मींस टोटल पावर जो ट्रांसफर हुई ऑटो ट्रांसफार्मर में उसके कंपैरिजन में इंडक्शन के थ्रू कितनी पावर ट्रांसफर हुई। फ्रैक्शन ऑफ पावर ट्रांसफर, देखो टोटल पावर ट्रांसफर किसके थ्रू होती है, इंडक्शन थ्रू प्लस कंडक्शन के थ्रू। ऑटो ट्रांसफार्मर में होती है नहीं, पावर इंडक्शन के थ्रू भी ट्रांसफर होती है और कंडक्शन के थ्रू भी टोटल पावर ट्रांसफर होती है। इस टोटल पावर का कितना हिस्सा इंडक्शन के थ्रू पावर ट्रांसफर होता है, तो पावर कितनी ट्रांसफर होती है इंडक्शन के थ्रू, ये आपको निकालना है। पावर ट्रांसफर थ्रू इंडक्शन, तो पी इंडक्शन ऊपर अपॉन पी इंडक्शन प्लस पी कंडक्शन नीचे। बात समझ आ रही है, बोलो। ये टोटल पावर है, ट्रांसफर है नीचे। इस टोटल पावर का ही कितना हिस्सा इंडक्शन के थ्रू ट्रांसफर हुआ है, तो इंडक्शन वाली पावर ऊपर रख दी, बाकी सारी पावर नीचे रख दी, ये हो गया फ्रैक्शन ऑफ पावर ट्रांसफर थ्रू इंडक्शन, फ्रैक्शन। बात आ रही समझ में? अब ये आपको निकालना है, ये कैसे निकालेंगे आपको पता है ना, एस ऑटो बराबर ए अपॉन ए माइनस वन, एस ऑटो इज ए अपॉन ए माइनस वन, एस टू वाइंडिंग। बोलो पी इंडक्शन, पी इंडक्शन मींस इंडक्शन के थ्रू पावर ट्रांसफर होती है टू वाइंडिंग में, इंडक्शन कंडक्शन के थ्रू कहां ट्रांसफर होती है ऑटो ट्रांसफार्मर में, मींस आपको ये निकालना है, इसको यहां भेज दो, तो एस टू वाइंडिंग अपॉन एस ऑटो इज ए माइनस वन अपॉन ए, ये निकालना है आपको। ये था, हमने इसको नीचे भेजा और इसको इधर भेज दिया, ए माइनस वन अपॉन ए। एस टू वाइंडिंग का मतलब क्या, टू वाइंडिंग में ट्रांसफर पावर, टू वाइंडिंग में ट्रांसफर पावर किसके थ्रू होती है, केवल और केवल इंडक्शन के थ्रू, मींस इंडक्शन टू ट्रांसफर पावर। ऑटो ट्रांसफार्मर में ट्रांसफर पावर कितनी होगी, ऑटो ट्रांसफार्मर में जो पावर ट्रांसफर होती है वो इंडक्शन और कंडक्शन दोनों के थ्रू होती है, मींस इस पूरे का मतलब ये और इसका मतलब ये। तो आपको जो ये अपन ये पूछा था इसका मतलब आपको ये पूछा गया है, और ये पूछा गया ए की वैल्यू आपको रख देनी है। ए की वैल्यू क्या, ए होता है आपका एक से ज्यादा, तो v1 v2 से ज्यादा है ना, तो ए की वैल्यू क्या हो जाएगी, n1 by n2 रख दो, मींस v1 by v2। अगर दिया होता v2 इज ग्रेटर देन v1 तो ए की वैल्यू होती v2 by v1, बट v1 ज्यादा है, v1 by v2 एक से ज्यादा लेना हमको, ये को तो रखिए एक जगह v1 by v2, v1 by v2 minus 1 अपॉन v1 by v2, तो v1 minus v2 अपॉन v2 डिवाइड बाय v1 by v2, डिवाइड बाय v1 by v2, v2 अपॉन v1 ये कैंसिल, v1 minus v2 अपॉन v1, v1 minus v2 अपॉन v1, इट इज d। आलोक बोला सर मेरा सही हो गया, यस आलोक। मोनोसिस बोला वेरी कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन सर। आशीष डी, रवि डी, दीपांकर डी, विकी डी। बोलिए कोई डाउट हो तो। क्या होगा इसका आंसर निकालिए। देखिए ज्यादातर लोग आंसर आ रहा है बी, किसी का आंसर गलत नहीं आया। देखिए इनका कहना है कि ये वोल्टेज रेटिंग थी और 1.5 केवी का एक टू वाइंडिंग ट्रांसफार्मर था और उस ट्रांसफार्मर को हमने रिकनेक्ट कर लिया, रिकनेक्ट कर दिया मींस तोड़ मरोड़ के उसको ऑटो ट्रांसफार्मर में जोड़ दिया, इस रिकनेक्टेड और जब ऑटो ट्रांसफार्मर में जोड़ा तो ऑटो ट्रांसफार्मर जो वोल्टेज रेटिंग थी वो ये थी। ठीक है, इतना का इतना रेटिंग का एक टू वाइंडिंग ट्रांसफार्मर था उसको जोड़ दिया ऑटो ट्रांसफार्मर में और ऑटो ट्रांसफार्मर रेटिंग ये है, देन इट इज रेटेड एज, इट इज रेटेड एज, या शायद लिखा था इट इज री रेटेड एज। री रेटेड एज का मतलब है कि जब ऑटो ट्रांसफार्मर नहीं था टू वाइंडिंग ट्रांसफार्मर था तो रेटिंग 1.5 केवी थी ट्रांसफार्मर की। अब इसी टू वाइंडिंग ट्रांसफार्मर को हमने ऑटो ट्रांसफार्मर के फॉर्म में जोड़ दिया है, तो ऑटो ट्रांसफार्मर के फॉर्म में जोड़ने के बाद उसकी दोबारा से रेटिंग क्या होगी, पहले रेटिंग कितनी थी, पहले रेटिंग कितनी थी, री रेटेड का मतलब दोबारा दोबारा रेटिंग क्या हो जाएगी ऑटो ट्रांसफार्मर की, ये आपको पता करना है। इट इज री रेटेड एज, तो कैसे निकालोगे आप, ऑटो ट्रांसफार्मर की रेटिंग क्या होती है, एस ऑटो बराबर ए अपॉन ए माइनस वन एस टू वाइंडिंग, एस ऑटो हो जाएगा आपका ए अपॉन ए माइनस वन एस टू वाइंडिंग, एस टू वाइंडिंग दे रखा है आपको 1.5 केवीए, ए की वैल्यू आपको निकालनी है, ए की वैल्यू, और ए की वैल्यू कैसे निकालोगे, ए होता है आपका n1 by n2 n2 by n1। कुछ लोग ऑटो ट्रांसफार्मर से ए निकालते हैं कि 220/110 से, गलत है। जो ए यहाँ पे आप लोगे ना, ये ए ऑटो ट्रांसफार्मर का लोगे, किसका लोगे, ऑटो ट्रांसफार्मर का, यहाँ से लोगे आप भाई। टू वाइंडिंग ट्रांसफार्मर की रेटिंग ले रहे हो और इसका टर्न्स रेशियो भी ले लोगे, तो ऑटो ट्रांसफार्मर कैसा बनाना है उसके बारे में खबर क्या है आपको, ऑटो ट्रांसफार्मर का कुछ तो लेना पड़ेगा ताकि पता चले किस टाइप का ऑटो ट्रांसफार्मर बनाना चाह रहे हैं।
तो टी डब्ल्यू की जगह 1.5 केवी ले लिया आपने। एक की जगह पे क्या लोगे आप यहाँ से 220 बटे 330, तो एक को एक से ज्यादा रखना है, तो 330 बटे 220 0 0 कैंसिल, 3/2 दैट इज 1.5, एक वैल्यू आ गई 1.5, तो इट इज 1.5 अपॉन 1.5 माइनस 1, 1.5 अपॉन 1.5 माइनस 1 दैट इज 0.5 इंटू 1.5, तो पॉइंट से पॉइंट कैंसिल कितना हो गया 3 15 45 4.5 केवी। अब 4.5 केवी आ गया, इसके सबसे करीब में कौन सा ऑप्शन है? बी, बी 4.48 केवी। बोलिए, ये न्यूमेरिकल था ऑटो ट्रांसफार्मर पे। अब क्वेश्चन आता है कि एप्लीकेशन क्या होता है ऑटो ट्रांसफार्मर का, यूज नॉर्मली कहां करते हैं, व्हाट इज द यूज ऑफ ऑटो ट्रांसफार्मर। ऑटो ट्रांसफार्मर का एक तो हम यूज करते हैं इंडक्शन मोटर को स्टार्ट कर। आप इंडक्शन मोटर जब पढ़ोगे, स्टार्टिंग ऑफ इंडक्शन मोटर, तो आप एक मेथड आएगा ऑटो ट्रांसफार्मर स्टार्टिंग, तो इंडक्शन मोटर की स्टार्टिंग ऑटो ट्रांसफार्मर का इस्तेमाल करते हैं। दूसरा, लैब वगैरह में वेरिएबल वोल्टेज पाने के लिए हम ऑटो ट्रांसफार्मर का इस्तेमाल करते हैं, टू गेट वेरिएबल वोल्टेज इन ऑटो ट्रांसफार्मर, टू गेट वेरिएबल वोल्टेज ऑटो ट्रांसफार्मर इज यूज्ड। अगर एप्लीकेशन की बात करें, इन स्टार्टिंग ऑफ 3 फेज इंडक्शन मोटर, या टू गेट पाने के लिए, टू गेट वेरिएबल वोल्टेज इन लैब, लेबोरेटरी, लैब में, जैसे आपने कल परसों में पढ़ा था ओपन सर्किट टेस्ट और शॉर्ट सर्किट टेस्ट पढ़ा था नहीं, ऑटो ट्रांसफार्मर की मदद से कम ज्यादा वोल्टेज हम लिए जा रहे हैं, कभी कम कभी ज्यादा, तो लैब वगैरह को टेस्ट आप करते हो तो ऑटो ट्रांसफार्मर की मदद से आप यूज कर सकते हो, वेरिएबल वोल्टेज पाने के लिए इसका इस्तेमाल कर सकते हो। कैसे? देखिए, ये है ऑटो ट्रांसफार्मर, ठीक है, इधर वोल्टेज है V1, दिस इज सप्लाई साइड, इधर नंबर ऑफ टर्न्स है मान लीजिए N1 या कुछ भी नंबर ऑफ टर्न्स है। यहाँ पे हम कई सारे टैपिंग्स करके रखते हैं, एक यहाँ यहाँ फिर यहाँ फिर यहाँ, कई सारे कनेक्शंस होते हैं, ये कनेक्शंस होते हैं, और यहाँ पे एक लोड है आपके पास, क्या है? लोड। यहाँ पे आपके पास लोड है, ये लोड है आपके पास, और ये कनेक्शन मान लीजिए इस तरीके का, ये लोड है यहाँ पे, ये भी यहाँ पे कनेक्टेड है, मान लीजिए ये घुमा सकते हैं हम, ये लोड है, इसको यहाँ पे कनेक्ट किया है। अब आप बताइए यहाँ पे कनेक्टेड है, तो सेकेंडरी साइड कितना टर्न्स है? इतना टर्न्स सेकेंडरी में है या नहीं? तो सेकेंडरी में इतना टर्न्स है, कुछ वोल्टेज मिल रहा है इतना टर्न्स की वजह से, आपको वोल्टेज ज्यादा करना है, आप इसको ऐसे घुमा दो इस डायरेक्शन में, ऊपर की तरफ क्लॉकवाइज, तो ये यहाँ से कहाँ गया मान लीजिए यहाँ, जैसे ही आप इसको घुमाओगे यहाँ पे आएगा, अब सेकेंडरी साइड नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ जाएंगे, नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ेंगे तो सेकेंडरी साइड का वोल्टेज बढ़ जाएगा, सेकेंडरी साइड का वोल्टेज बढ़ जाएगा, तो ज्यादा वोल्टेज लोड को मिलने लगेगा, आपको और ज्यादा वोल्टेज चाहिए, और घुमा दो, और घुमाओ, खटाका घुमाओ, खटाका ऐसे, ये यहाँ पे आ गया, अब यहाँ से हट गया, यहाँ पे आ गया, एक ही जगह हो सकता है, एक साथ तीनों जगह हो जाएगा, यहाँ पे आ गया। अब नंबर ऑफ टर्न्स क्या हो गया? और ज्यादा, नंबर ऑफ टर्न्स और ज्यादा हो गया इधर, तो वोल्टेज लोड के क्रॉस और ज्यादा होगा, तो लोड के क्रॉस वोल्टेज और ज्यादा हो गया, तो अगर मान लीजिए वोल्टेज और ज्यादा करना है लोड के क्रॉस, तो इसको यहाँ से हटा के यहाँ कर दो, अब देखो सारा का सारा प्राइमरी करंट सेकेंडरी के क्रॉस पहुंच गया, इसमें लोड के क्रॉस बिल्कुल वोल्टेज सप्लाई वोल्टेज के बराबर होगा। आपको लगा नहीं 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 वोल्टेज कम करो, वोल्टेज आपने कम कर दिया, घुमाया दो चार बार, खट 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 घुमाया दो चार बार, ये यहाँ पे आ गया, यहाँ पे आ गया, यहाँ पे आ गया, वोल्टेज क्या हो गया? कम। आपने इसको घुमाया दो चार बार, ये नीचे आ गया, यहाँ पे वोल्टेज कम हो गया। जैसे वोल्टेज कम हुआ, बबली टीवी देख रही थी जोधा, बबली ने कहा वोल्टेज कम हो गया, टीवी अच्छे से नहीं चल रही, वोल्टेज बढ़ाओ, चिंटू ने फिर दोबारा इसको दो चार बार खट खट घुमाया, ये यहाँ से फिर यहाँ आ गई, यहाँ पे आ गया, और जब यहाँ पे आ गया तो नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ गए, तो लोड के क्रॉस ज्यादा वोल्टेज मिलने लगा। तो आप इसको कभी इधर घुमा करके यहाँ पे जो कनेक्शन है उसकी मदद से आप टैपिंग चेंज कर दोगे, और टैपिंग चेंज होगी तो लोड के क्रॉस अलग अलग मिल सकता है। तो आपको वोल्टेज पाना है कम ज्यादा, मैं इसको घुमा रहा हूँ कम ज्यादा करूंगा, तो वी विल गेट वेरिएबल वोल्टेज, हमको वेरिएबल वोल्टेज मिलेगा। सो विद द हेल्प ऑफ ऑटो ट्रांसफार्मर वी कैन गेट वेरिएबल वोल्टेज, हम अलग अलग वोल्टेज पा सकते हैं। वोल्टेज कम करना है, इसको नीचे घुमाते जाओ, ऐसे 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 ऐसे, वोल्टेज बढ़ाना है, ऐसे घुमाते जाओ। बोलो आलोक मोनोसिस। ये तो एप्लीकेशन था कि अलग अलग वोल्टेज चाहिए, मान लीजिए मुझे वोल्टेज चाहिए कुछ, मैं वोल्टेज यहाँ पे घुमा रहा हूँ, इधर नीचे कर रहा हूँ या ऊपर कर रहा हूँ, तो अलग अलग वोल्टेज में मिलता रहेगा। यही मैं कर रहा था ओपन सर्किट शॉर्ट सर्किट टेस्ट में, मैं रेटेड वोल्टेज मान लीजिए वोल्टेज कम कर रहा हूँ, और जैसे रेटेड वोल्टेज मिला मैं रुक गया वहीं पे, और उस वक्त मैंने तीनों की रीडिंग नोट कर ली थी, वोल्टमीटर मीटर और वाटमीटर की। नहीं सर्वो में तो ऐसा नहीं, आई थिंक यस आलोक, वोल्टेज कम करेंगे तो एक वैल्यू भी इंक्रीज हो जाएगी ना सर, वोल्टेज कम करेंगे तो ये मींस आप टर्न्स रेशियो की बात कर रहे हो। देखिए टर्न्स रेशियो हमने जो फार्मूला पढ़ा था ऑटो ट्रांसफार्मर में, उसमें एक वैल्यू हमेशा एक से ज्यादा रखते हैं, दैट्स इट। अदरवाइज टर्न्स रेशियो कई बार लोग N1/N2 लेते हैं, कई बार N2/N1 लेते हैं, बट नॉर्मली टर्न्स रेशियो होता है हाई वोल्टेज वाइंडिंग के टर्न्स अपॉन लो वोल्टेज वाइंडिंग के टर्न्स, जो भी हाई हो जो भी लो उसको कोई मतलब नहीं, टर्न्स रेशियो होता है हाई वोल्टेज के टर्न्स अपॉन लो वोल्टेज के टर्न्स। अब आइए देखते हैं कि एक ट्रांसफार्मर है ऑटो ट्रांसफार्मर, जो कि सेम रेटिंग का अगर 2 वाइंडिंग ट्रांसफार्मर है तो उससे छोटा होगा, उससे हल्का भी होगा, उससे सस्ता भी होगा, सब कुछ अच्छा है इतना, इफ एवरीथिंग इज सो गुड व्हाई डोंट वी यूज ऑटो ट्रांसफार्मर एवरीवेयर। क्या नेगेटिव पॉइंट है ऑटो ट्रांसफार्मर, बताइए आप सभी लोग, मैं देखूं आप क्या जानते हो, टेल मी व्हाई ऑटो ट्रांसफार्मर इज नॉट यूज्ड एवरीवेयर, क्या डिसएडवांटेज इसके, टेल मी द डिसएडवांटेज ऑफ ऑटो ट्रांसफार्मर। आलोक बोला ऑक्युपाई मोर स्पेस, नो इट ऑक्युपाइज लेस स्पेस, ऑटो ट्रांसफार्मर छोटा होगा। आलोक बोला कॉस्टली, नहीं कॉस्टली भी नहीं है, अरे ऑटो ट्रांसफार्मर सस्ता होता है, कम स्पेस लेता है। डिसएडवांटेज मैंने पूछा ऑटो ट्रांसफार्मर का, 2 वाइंडिंग ट्रांसफार्मर का डिसएडवांटेज नहीं पूछा मैंने, ऑटो का, कि अगर ऑटो इतना अच्छा है, सस्ता भी है, हल्का भी है, तो यूज क्यों नहीं करते हैं। टेल मी द डिसएडवांटेज ऑफ ऑटो ट्रांसफार्मर। सिप्रा इज वेरी स्मार्ट सेइंग शॉर्ट सर्किट करंट इज वेरी हाई। दीपांकर करंट कैरिंग कैपेसिटी इज लो। केवी बोल रहे हैं शॉर्ट सर्किट करंट इंक्रीजेज इन केस ऑफ फॉल्ट। मुकुल बोल रहे हैं कॉमन वाइंडिंग ओपन होने से फुल वोल्टेज रिफ्लेक्ट हो जाएगी सेकेंडरी साइड, कॉमन वाइंडिंग ओपन होने से फुल वोल्टेज रिफ्लेक्ट हो जाएगी सेकेंडरी साइड, यस मुकुल करेक्ट, शॉर्ट सर्किट होने पे। देखिए जरा डिसएडवांटेज क्या है इसका, डिसएडवांटेज ये है पहला पॉइंट कि इकोनॉमिक एडवांटेज ऑफ ऑटो ट्रांसफार्मर, इकोनॉमिक एडवांटेज ऑफ ऑटो ट्रांसफार्मर डिक्रीजेज इफ ए डिफर्स मच
फ्रॉम यूनिटी। अगर आप यूनिटी से बहुत ज्यादा डिफर कर रहे हो, एक हो मींस यूनिटी से बहुत ज्यादा डिफरेंस है। यूनिटी मींस वन, यूनिटी मींस वन। अगर ए की वैल्यू एक से बहुत ज्यादा हो गई मींस 4 5 6, तो कोई खास फायदा नहीं। आपने आज देखा ए की वैल्यू को एक से थोड़ा सा ज्यादा रखो, 1.1 1.2, तो इफ ए की वैल्यू ए से बहुत ज्यादा डिफर कर गई, इकोनॉमिक एडवांटेज ऑफ ऑटो ट्रांसफार्मर डिक्रीजेस इफ ए डिफर्स, ए डिफर करती है मच फ्रॉम यूनिटी, एक से बहुत ज्यादा अंतर होता है अगर ए में। तो पहला पॉइंट। दूसरा, शॉर्ट सर्किट करंट, शॉर्ट सर्किट करंट becomes very high in case of फॉल्ट या इन केस ऑफ शॉर्ट सर्किट। अगर कोई फॉल्ट हुई, अगर कोई शॉर्ट सर्किट हो गया, तो शॉर्ट सर्किट करंट बहुत ज्यादा हो जाएगी आपके केस में, जो कि हमारे लिए बहुत ज्यादा खतरनाक है। कोई फॉल्ट हुई, कभी शॉर्ट सर्किट हुआ, तो जो शॉर्ट सर्किट करंट होगी ऑटो ट्रांसफार्मर में, वो बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी, और उस बहुत ज्यादा बढ़ जाने की वजह से, शॉर्ट सर्किट करंट के बहुत ज्यादा बढ़ जाने की वजह से डैमेज होने का खतरा रहता है। आइए देखते हैं कैसे, इस पॉइंट का क्या मतलब है। गौर से देखो आप, शॉर्ट सर्किट करंट कैसे बहुत ज्यादा हो जाती है। यस मुकुल, यही मतलब है कि हाई वोल्टेज लो वोल्टेज में ज्यादा वोल्टेज डिफरेंस होने पर इकोनॉमिक एडवांटेज नहीं होगा। देखिए जरा, मान लीजिए आपके पास टू वाइंडिंग ट्रांसफार्मर है, गौर से देखो आप, ये आपके पास टू वाइंडिंग ट्रांसफार्मर है। हम्म, हम्म, ये है R1 प्लस R2 डैश, दिस इज X1 प्लस X2 डैश। ये है आपका लोड। यहाँ पे वोल्टेज मान लीजिए आपने दिया 240 वोल्ट, 240 दिया, 240 240 आएगा। इसका रेजिस्टेंस कुछ है मान लीजिए, और इसका रिएक्टेंस कुछ है मान लीजिए। तो इन सबका कंबाइंड इंपीडेंस मिला करके मान लीजिए कितना है, कुछ है। लोड का भी इंपीडेंस कुछ होगा, तो मान लीजिए लोड का इंपीडेंस है 10 ओम। लोड का इंपीडेंस है मान लीजिए 10 ओम, और इस आर और इस रेजिस्टेंस और रिएक्टेंस का जो इंपीडेंस है ये है 12 2 ओम। कितना है 2 ओम। इसका और इसका कंबाइंड इंपीडेंस मिला के 2 ओम है, मींस आर प्लस जी एक्स टाइप निकाला होगा, तो इंपीडेंस 2 ओम हो गया। लोड का इंपीडेंस 10 ओम, तो इसमें कितनी करंट जाएगी अभी, इस लोड में कितनी करंट जाएगी, जाने वाली करंट क्या होगी, आई इज वी बाई आर। वी बाई आर, वोल्टेज कितना 240, वोल्टेज 240, और रेजिस्टेंस कितना होगा 10 प्लस 10, ये 2 और 10 कितना हो गया 12, 12 गुना 24 20 एम्पियर। ठीक है, इसमें 20 एम्पियर करंट फ्लो हो रही है लोड में। लोड में कितनी करंट फ्लो हो रही है नॉर्मल कंडीशन में, लोड में 20 एम्पियर करंट फ्लो हुई विदाउट एनी फॉल्ट। अब मान लीजिए इस लोड में शॉर्ट सर्किट हो गया, क्या हो गया शॉर्ट सर्किट, ऐसे ये वायर टूटा, जमीन पे टच हो गया, तो शॉर्ट सर्किट होने के बाद करंट इस लोड से तो जाएगी नहीं 10 ओम से, करंट ऐसे ऐसे फ्लो करेगी। तो शॉर्ट सर्किट होने के बाद टू वाइंडिंग ट्रांसफार्मर है, ऑटो ट्रांसफार्मर नहीं पढ़ रहे हम। शॉर्ट सर्किट होने के बाद कितनी करंट फ्लो होगी, शॉर्ट सर्किट होने के बाद करंट ऐसे जाएगी, तो आई कितना होगा, वी बाई आर 240, 240 है वोल्टेज, और रेजिस्टेंस कितना हुआ ये 2, ये 10 ओम से करंट जाएगी नहीं, करंट कितनी होगी, वोल्टेज 240 अपन रेजिस्टेंस से का 2, तो कितना होगा 2 करंट 2 2 4 120, करंट कितनी होगी 120, यानी जो करंट पहले 20 एम्पियर थी, अब शॉर्ट सर्किट होने के बाद करंट 120 हो गई, तो करंट कितनी हो गई अब 120 एम्पियर इन केस ऑफ फॉल्ट, इन केस ऑफ शॉर्ट सर्किट। किसमें, ऑटो ट्रांसफार्मर की बात, सॉरी अभी टू वाइंडिंग ट्रांसफार्मर की बात की जा रही है, किसकी की जा रही है, टू वाइंडिंग ट्रांसफार्मर की। 120 शॉर्ट सर्किट के केस में, यानी अगर टू वाइंडिंग ट्रांसफार्मर में फॉल्ट हुई, शॉर्ट सर्किट हुआ, तो करंट 120 एम्पीयर फ्लो होगी। ठीक, लेकिन अगर ये ऑटो ट्रांसफार्मर होता और इसमें शॉर्ट सर्किट होता, तो करंट कितनी होती, अगर ये ऑटो ट्रांसफार्मर होता और इसमें शॉर्ट सर्किट होता, तो करंट कितनी होती। ऑटो ट्रांसफार्मर का मतलब क्या, गौर से सुनो। ऑटो ट्रांसफार्मर में लीकेज फ्लक्स क्या होता है, बोलो, लीकेज फ्लक्स होता है कम। चाहे प्राइमरी वाइंडिंग के लीकेज फ्लक्स की बात करो, चाहे सेकेंडरी वाइंडिंग, लीकेज फ्लक्स क्या होता है कम। तो लीकेज फ्लक्स अगर कम होता है, आपने पढ़ा है L बराबर N into phi और X बराबर होता है ओमेगा into L। जहां होगा फ्लक्स वहां होगा इंडक्टेंस, जहां होगा इंडक्टेंस वहां होगा रिएक्टेंस, जहां होगा फ्लक्स वहां होगा इंडक्टेंस, जहां होगा इंडक्टेंस वहां होगा रिएक्टेंस। तो अगर ऑटो ट्रांसफार्मर में लीकेज फ्लक्स कम है, तो ये इंडक्टेंस कम होगा, इंडक्टेंस कम है तो लीकेज रिएक्टेंस कम होगा, लीकेज रिएक्टेंस ऑटो ट्रांसफार्मर में जो हो कम हो, ये X1 और X2 डैश की जो वैल्यू है वो क्या होगी ऑटो ट्रांसफार्मर के लिए कम, क्योंकि ये रिएक्टेंस लीकेज फ्लक्स से आता है, और ऑटो ट्रांसफार्मर में लीकेज फ्लक्स कम है। तो अगर ये फ्लक्स कम है, लीकेज फ्लक्स, तो ये रिएक्टेंस कम होगा, तो टू वाइंडिंग ट्रांसफार्मर के कंपैरिजन में रिएक्टेंस कम हो जाएगा, ऑटो ट्रांसफार्मर में कम हो जाएगा। जो कंबाइंड इंपीडेंस अभी 2 ओम आया था, इसका इसका ये कुछ कम हो गया, तो मान लीजिए ऑटो ट्रांसफार्मर के केस में इसका और इसका कंबाइंड इंपीडेंस 1 ओम आ गया, 1 ओम आ गया। अब शॉर्ट सर्किट हुआ है ऑटो ट्रांसफार्मर में, तो कितनी करंट फ्लो होगी, करंट आपकी फ्लो कितनी होगी, आई वी बाई आर, वोल्टेज 240 और रेजिस्टेंस हो गया 1, तो कितनी करंट फ्लो होगी 240 एम्पीयर। यानी ऑटो ट्रांसफार्मर अगर है तो शॉर्ट सर्किट केस में 240 एम्पीयर करंट फ्लो होगी, और अगर टू वाइंडिंग ट्रांसफार्मर है तो ऑटो ट्रांसफार्मर के केस में केवल 120 एम्पीयर करंट फ्लो होगी। मींस फॉल्ट के केस में बहने वाली करंट दो गुनी हो गई है ऑटो ट्रांसफार्मर में, दो गुनी करंट जब इसमें फ्लो कराओगे ना, इतनी ज्यादा करंट जब इसमें फ्लो कराओगे ना, बहुत ज्यादा करंट इसमें फ्लो कराओगे, तो बहुत ज्यादा करंट से इसमें आई स्क्वायर आर लॉस बहुत ज्यादा होगा, ज्यादा लॉस से ज्यादा हीट आएगी, और उतनी ज्यादा हीट से आपका ट्रांसफार्मर बर्न हो सकता है, जल सकता है, खराब हो सकता है, तो जो सारा फायदा पढ़ करके बैठे सब बेकार हो जाएगा। तो फॉल्ट के केस में, शॉर्ट सर्किट के केस में, शॉर्ट सर्किट करंट बहुत बढ़ जाती है ऑटो ट्रांसफार्मर में एज कंपेयर टू टू वाइंडिंग ट्रांसफार्मर, और जितनी ज्यादा करंट होगी उसमें बहुत ज्यादा करंट होगी, तो जितनी ज्यादा करंट उतना आई स्क्वायर लॉस, लॉस आपकी हीट से ट्रांसफार्मर डैमेज हो जाएगा। यही वजह है कि हम ऑटो ट्रांसफार्मर का इस्तेमाल बहुत ज्यादा नहीं करते हैं, जिसके पास जितनी ज्यादा खूबी होती है उसके पास उतनी ज्यादा कमियां भी होती हैं। बोलिए। समझ में आया, समझ में आया या नहीं।
क्या लोग सिप्रा प्रियंका का कहना यस सर समझ गए? मुकुल मोनोसिस इज सेइंग यस। चलिए अब थोड़ा सा आपको इंट्रोडक्शन देते हैं कोर टाइप और सेल टाइप ट्रांसफार्मर का। क्या अंतर है आप लोग जरा बताइए? एक कोर टाइप ट्रांसफार्मर होता है और एक सेल टाइप ट्रांसफार्मर होता है। क्या अंतर होता है बताइए? कोर टाइप और सेल टाइप ट्रांसफार्मर में क्या अंतर होता है? सिप्रा इज मैकेनिकल डिफरेंस है, तो टेल मी द मैकेनिकल डिफरेंसेस। शिवनंदन का कहना है कोर टाइप में 2 लेग होती है, सेल टाइप में 3 लेग होती है, ये तो सही है। और क्या डिफरेंस है? अशोक का कमेंट आया काफी दिनों बाद। कोर में कॉन्सेंट्रिक वाइंडिंग होती है और शेल टाइप में सैंडविच वाइंडिंग होती है। यस। आलोक बोल रहे हैं कोर इज यूज्ड फॉर हाई वोल्टेज एंड लो करंट, सेल इज यूज्ड फॉर हाई करंट। सौरभ बोल रहे हैं कोर टाइप में 2 लिम्ब होते हैं, सेल टाइप में 3 लिम्ब। मोनोसिस बोल रहे हैं लेस आयरन बट मोर कॉपर लॉस होता है कोर में। शिवनंदन सेल में लो वोल्टेज हाई वोल्टेज वाइंडिंग एक के ऊपर एक करके हैं। सिप्रा का वाइंडिंग में डिफरेंस है। डिफरेंस तो है वाइंडिंग में, लेकिन डिफरेंस है क्या? अशोक का कहना गांव चले गए थे, तो अशोक गांव चले गए थे तो वहाँ पे इंटरनेट तो रहा होगा, वहाँ भी देख सकते थे। आपका मोबाइल फोन जहाँ जहाँ जाएगा वहाँ मैं आपके मोबाइल फोन में जाऊंगा, गांव में इंटरनेट तो आता होगा। नहीं इंटरनेट आता है तो आप खेतों में चले जाया करो, सरसों के खेतों में, खेतों के बीच में बैठ करके मोबाइल फोन को हाथ में लेकर के पढ़ाई करो आप। अशोक आलोक बोल रहे हैं लीकेज फ्लक्स इज मोर इन कोर टाइप। सौरभ बोल रहे हैं कोर टाइप में लीकेज फ्लक्स ज्यादा है। आशीष सेल्फ टाइप में लॉस इज मोर। तो फिर इसको पढ़ाने की जरूरत तो है नहीं आप लोगों को, फिर पढ़ाने की जरूरत तो है नहीं, यू ऑल नो ऑल द डिफरेंसेस। मोनोसिस बोले नहीं सर बिल्कुल पढ़ाने की जरूरत नहीं, हमें आता है, आगे बढ़िए। आलोक कह रहे हैं बिल्कुल सर एकदम समझ में आ गया है। अब अगला टॉपिक स्टार्ट करिए, बाकी लोगों का क्या कहना है? ओके अशोक, अशोक का कहना है सर दिक्कत है बंगाल बॉर्डर में। मोनोसिस बोल रहे हैं बच्चे फंस गए। विकी बोल रहे हैं नेक्स्ट टॉपिक सर। आलोक का कहना है कुछ नया बता दीजिए कोर और सेल टाइप में। जो डिफरेंस आपने बताया वही होता है। सिप्रा का कहना हमें नहीं आता सर, तो सिप्रा जिन लोगों को आता है उनसे पूछ लेना आप क्या है कोर और सेल में डिफरेंस। देखिए एक होता है कोर टाइप ट्रांसफार्मर और एक होता है सेल टाइप ट्रांसफार्मर। कोर टाइप और सेल टाइप, ठीक है। आइए इधर देखिए, ये मान लीजिए आपके पास एक कोर है, ये कोर है। क्या है? कोर। मैं हूं तेरी वाइंडिंग तू मेरी कोर है। यही है वो कोर जिसके लिए चिंटू लाइनें लिखता था कि मैं हूं तेरी वाइंडिंग तू मेरी कोर है, मेरे दिल को चुराने वाली तू ही तो वो चोर है। आगे की लाइंस आप सुनाओ, चिंटू का आगे की 2 लाइंस मैं सुनाता हूँ। तेरा मेरा है चक्कर गली गली में शोर है। ये लाइंस चिंटू ने ऐड की है इसमें। आइए देखिए, ये कोर है आपके पास। कोर में तो ये वाइंडिंग आपने लपेटी इधर, दिस इज वन वाइंडिंग, और एक वाइंडिंग आपकी इधर है, ठीक है। हमने क्या किया, मान लीजिए लो वोल्टेज वाइंडिंग होगी, हाई वोल्टेज वाइंडिंग होगी, एक लो होगी एक हाई होगी, किसी को लो किसी को हाई मान लो आप। हमने क्या किया, अब ये कोर ली हमने, क्या ली? कोर। शिवनंदन ने नई लाइन ढूंढ के बोली है मैं लो वोल्टेज तू मेरी हाई वोल्टेज। शिवनंदन ने एक नई लाइन ढूंढ के भेजी है कि मैं हूं तेरी लो वोल्टेज वाइंडिंग तू है मेरी हाई वोल्टेज वाइंडिंग, ठीक है। अब कोर कोर के ऊपर हमने क्या किया देखिए, इसमें से चलिए इसको हमने मान लिया लो वोल्टेज और इसको मान लीजिए हाई वोल्टेज। अब क्या किया, लो वोल्टेज वाइंडिंग जो थी ट्रांसफार्मर में, अभी ये केवल इस साइड थी और हाई वोल्टेज साइड थी। अब क्या किया हमने, लो वोल्टेज वाइंडिंग के आधे टर्न्स को यहां लपेटा और आधे टर्न्स को यहां लपेटा और यहां बाहर कर दिया। ये लो वोल्टेज के टर्न्स हैं, गौर से देखना आप। अभी जो लो वोल्टेज वाइंडिंग इधर है उसको हमने क्या किया, आधा इधर किया आधा इधर किया, ठीक है। और जो हाई वोल्टेज वाइंडिंग जो इस साइड लगी हुई थी इसको क्या किया, हाई वोल्टेज वाइंडिंग जो साइड लगी थी उसके आधे टर्न्स को यहां लगाया और आधे टर्न्स को यहां लगाया और ऐसे खींच दिया। यानी यहाँ पे हमने लो वोल्टेज और हाई वोल्टेज एक साथ मिक्स कर दिया, मिला दिया चिंटू और बबली को, मिला दिया किसको, लो और हाई दोनों को। अभी लो वोल्टेज वाइंडिंग जो यहाँ पे थी उसके आधे टर्न्स को यहाँ किया, आधे टर्न्स को यहाँ किया, फिर बाहर निकाल दिया। और जो हाई वोल्टेज वाइंडिंग यहाँ थी उसके आधे टर्न्स को यहाँ किया और आधे टर्न्स को यहाँ कैसे बाहर निकाल दिया। तो इसका मतलब अब यहाँ पे लो वोल्टेज के भी टर्न्स और हाई वोल्टेज के भी टर्न्स, ऐसे यहाँ पे लो वोल्टेज के भी टर्न्स है हाई वोल्टेज के भी टर्न्स है। बात समझ आई? यहाँ पे लो और हाई दोनों के टर्न्स है। क्वेश्चन ये एग्जाम में आता है कि कोर पे पहले कौन सी वाइंडिंग लपेटते हैं, कोर पे पहले कौन सी वाइंडिंग लपेटते हैं, लो वोल्टेज वाइंडिंग हाई वोल्टेज वाइंडिंग। अगर आप इसका डायग्राम देखो तो इसको आप ऐसे बना सकते हो सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन में। ये मान लीजिए कोर है, गौर से देखो आप, ये कोर है। कोर के एक साइड मान लीजिए लो वोल्टेज वाइंडिंग है, ये दोनों मिला के आधी लो वोल्टेज है, ये हाफ ऑफ द लो वोल्टेज है। ये दोनों मिला करके हाफ ऑफ द लो वोल्टेज है, ऐसे हाफ लो वोल्टेज इधर है, ये दोनों मिला के क्या है, हाफ ऑफ द लो वोल्टेज है, ये दोनों मिला के, ठीक है। और हाई वोल्टेज क्या है, हाई वोल्टेज आधा इधर है और आधा इधर है, ये हाफ ऑफ द हाई वोल्टेज है। और ये और ये दोनों मिला के हाफ ऑफ द हाई वोल्टेज है। और ऐसे यहाँ पे ये और ये मिला करके क्या है, हाफ ऑफ द हाई वोल्टेज।
बोलिए, ये और ये मिला करके आधी। अभी आपने क्या देखा, जो लो वोल्टेज वाइंडिंग उसके आधे टर्न्स इधर है और आधे टर्न्स इधर है, तो ये और ये मिला करके आधे टर्न्स है, और बाकी आधे टर्न्स इधर है, इधर है, इधर लो वोल्टेज वाइंडिंग के। ऐसे हाई वोल्टेज वाइंडिंग के आधे टर्न्स इधर है और आधे टर्न्स इधर लपेटे गए हैं, तो हाई वोल्टेज वाइंडिंग के ये दोनों मिला के आधे टर्न्स और ये आधे टर्न्स है। समझ आ रही बात? तो कोर के ऊपर पहले लो वोल्टेज वाइंडिंग लपेट दिया आधी इधर और आधी इधर, फिर उसके ऊपर हाई वोल्टेज लपेट दिया, फिर हाई वोल्टेज लपेट दिया। कोर के ऊपर क्वेश्चन आता है, कोर के ऊपर जो वाइंडिंग लपेटते हैं पहले लो वोल्टेज वाइंडिंग लपेटते हैं, फिर लो वोल्टेज वाइंडिंग के ऊपर हाई वोल्टेज वाइंडिंग लपेटते हैं। इसका फायदा क्या है? कोर के ऊपर पहले किस वाइंडिंग को लपेटते हैं, लो को, या कोर के ऊपर हाई को लपेटेंगे? कोर के ऊपर हमने पहले लपेटा लो को और फिर लो के ऊपर हमने लपेटा हाई वोल्टेज वाइंडिंग। इसका फायदा क्या है? देखिए, कोर इज सराउंडेड बाय low voltage winding first, core is surrounded by low voltage winding first and then it is surrounded by, घिरी होती है, it is surrounded by high voltage winding to reduce the cost of insulation, इससे क्या फायदा होगा? देखो, ये कोर है और लो वोल्टेज है, तो कोर और लो वोल्टेज के बीच में शॉर्ट सर्किट ना हो जाए, इसके लिए इंसुलेशन करेंगे। यहाँ पे इंसुलेशन करेंगे। ये इंसुलेशन किसके बीच में होगा? लो वोल्टेज वाइंडिंग के बीच में एंड कोर के बीच में, लो वोल्टेज वाइंडिंग एंड कोर के बीच में। ऐसे हाई वोल्टेज वाइंडिंग और लो वोल्टेज वाइंडिंग के बीच में चिपक ना जाए, शॉर्ट सर्किट ना हो जाए। शॉर्ट सर्किट से बचाने के लिए आप इंसुलेशन यहाँ पे करोगे, किसके बीच में? हाई वोल्टेज और लो वोल्टेज के बीच में, हाई वोल्टेज एंड लो वोल्टेज के बीच में करेंगे। ऐसे यहाँ पे कोर और लो वोल्टेज के बीच में इंसुलेशन करेंगे ताकि शॉर्ट सर्किट ना हो जाए, और ऐसे इसके बीच में मींस लो वोल्टेज और हाई वोल्टेज के बीच में इंसुलेशन करेंगे। ऐसे यहाँ और यहाँ करेंगे, यहाँ और यहाँ करेंगे। तो इंसुलेशन भी कहाँ करना पड़ा? देखो, कोर और लो वोल्टेज के बीच में और यहाँ पे लो वोल्टेज हाई वोल्टेज के बीच में इंसुलेशन करना पड़ा। अगर इसके बजाय आप कोर के चारों तरफ पहले हाई वोल्टेज वाइंडिंग को लपेटते तो क्या होता? अगर आप कोर के चारों तरफ हाई वोल्टेज वाइंडिंग को लपेटते तो क्या होता? देखिए क्या होता। ये कोर है, कोर के चारों तरफ पहले हाई वोल्टेज को लपेटते, ये मान लो हाई वोल्टेज है, हाफ ऑफ द हाई वोल्टेज, ठीक है, ये दोनों मिला के आती है हाई वोल्टेज की, और बाकी हाफ ऑफ द हाई वोल्टेज इधर है, ये हाफ ऑफ द हाई वोल्टेज इधर है, ये दोनों मिला के। अब दूसरे उसके बाद लो वोल्टेज है, हाफ ऑफ द लो वोल्टेज, हाफ ऑफ द लो वोल्टेज, ये हाफ ऑफ द लो वोल्टेज, ये दोनों मिला के हाफ ऑफ द लो वोल्टेज, ये दोनों मिला के हाफ ऑफ द हाई वोल्टेज। ऐसे यहाँ पे, तो यहाँ पे इंसुलेशन करोगे तो क्या करोगे? यहाँ पे इंसुलेशन होगा हाई वोल्टेज और कोर के बीच में, हाई वोल्टेज एंड कोर के बीच में, और यहाँ पे इंसुलेशन होगा हाई लो और हाई के बीच में, किसके बीच में होगा? लो वोल्टेज एंड हाई वोल्टेज के बीच में, यहाँ लो और हाई के बीच में, और यहाँ हाई और कोर के बीच में। तो लो और हाई के बीच में इंसुलेशन यहाँ है और हाई और कोर के बीच में है, तो लो और हाई के बीच में यहाँ पे इंसुलेशन है, यहाँ पे जो इंसुलेशन करना है वो तो यहाँ पे करना पड़ेगा, बट यहाँ पे आपको जो इंसुलेशन करना है वो हाई वोल्टेज और कोर के बीच में करना पड़ेगा, और यहाँ पे जो इंसुलेशन करना पड़ेगा लो वोल्टेज वाइंडिंग, वो लो वोल्टेज वाइंडिंग और कोर के बीच में करना पड़ेगा। तो अगर लो वोल्टेज वाइंडिंग और कोर के बीच में इंसुलेशन करोगे तो कम इंसुलेशन से काम हो जाएगा। भाई जितना ज्यादा वोल्टेज उतना ज्यादा इंसुलेशन करना पड़ेगा, कम वोल्टेज तो कम इंसुलेशन करना पड़ेगा। लो वोल्टेज और कोर के बीच में वोल्टेज कम इंसुलेशन से काम हो जाएगा, तो रुपया पैसा बचेगा। यहाँ पे कोर और हाई वोल्टेज वाइंडिंग के बीच में ज्यादा इंसुलेशन करना पड़ेगा, क्योंकि वाइंडिंग का वोल्टेज ज्यादा रुपया पैसा खर्च होगा। यहाँ पे तो जो इंसुलेशन करना पड़ेगा वो यहाँ भी करना पड़ेगा, यहाँ रुपया पैसा अफेक्ट नहीं करेगा, बट यहाँ कॉस्ट मैटर कर जाएगी। तो कोर के चारों तरफ पहले लो वोल्टेज वाइंडिंग को लपेटते हैं, फिर हाई वोल्टेज वाइंडिंग को लपेटते हैं, ताकि कॉस्ट जो इंसुलेशन को घट जाए। बात समझ आई? तो कोर के चारों तरफ पहले किसको लपेटते हैं? लो वोल्टेज वाइंडिंग को, और फिर हाई वोल्टेज वाइंडिंग को। अच्छा एक क्वेश्चन आता है, अभी बताएंगे इसमें, चलिए लास्ट में कराएंगे वरना कंफ्यूज हो गया। चलिए इतनी कहानी समझ में आई, ये क्वेश्चन एग्जाम का है। तो कोर टाइप ट्रांसफार्मर में क्या हुआ? आपने कोर के चारों तरफ पहले लो वोल्टेज को लपेटा, फिर हाई वोल्टेज को लपेटा, ठीक है। ये जो वर्टिकल पोर्शन होता है, दिस वन या दिस वन, इसको बोलते हैं लेग या लिम्ब। इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं लेग या लिम्ब। तो वर्टिकल पोर्शन इज कॉल्ड लेग या लिम्ब, और जो हॉरिजॉन्टल पोर्शन होता है ये और ये, इसको बोलते हैं क्या? योक। हॉरिजॉन्टल पोर्शन जो होता है दिस एंड दिस इज कॉल्ड योक। तो कोर टाइप में दो लेग होते हैं, यानी दो लिम्ब होते हैं, और दो क्या होती है? योक होती है, ठीक है। इसमें इंसुलेशन की कीमत उतनी ज्यादा नहीं होती है, अभी समझ में आएगा क्यों। ये कोर टाइप है, बट सेल टाइप जो ट्रांसफार्मर होता है, जरा उसको देखिए आप। सेल टाइप ट्रांसफार्मर, सेल टाइप ऐसे होता है, ऐसे ऐसे का मतलब समझ रहे हो? ऐसे का मतलब कुछ इस तरीके से आपको डायग्राम कम समझ आ रहा है। तो ऐसे जो ट्रांसफार्मर था पहले नॉर्मली, ऐसे एक लाइन यहाँ पे और खींच दो, बस। बात समझ आ रही है? जो कोर है आपकी, ये ऐसे थी जो यहाँ पे, तो इसमें जो वर्टिकल पोर्शन होता है उसको बोलते हैं लेग या लिम्ब। तो यहाँ पे कितने लिम्ब हो गए? 1 2 3, 3 लिम्ब हो गए। और योग कितने हो गए? योग हो गए 2। तो योग 2 और लेग या लिम्ब क्या होता है? 3। देखिए अब अगर हम देखें कि इस पे वाइंडिंग कैसे लपेटते हैं, तो टर्न्स ऐसे लपेटते हैं इसके ऊपर। एक मान लीजिए ऐसे है, ऐसे 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 ऐसे, एक टर्न ये लिया मान लीजिए, और दूसरा फिर इसके बिल्कुल बीचों बीच में खाली जगह है, सॉरी सॉरी सॉरी, एक ऐसे लिया, ऐसे ऐसे लपेटा, ये मान लो लोअर हाई में से कोई एक है, और दूसरे को लिया ऐसे ऐसे लपेट दिया। इसका मतलब समझ रहे हो क्या? कि एक लो और एक हाई है, मतलब एक लो वोल्टेज के टर्न्स है मान लीजिए, फिर उसके बाद एक हाई वोल्टेज के टर्न्स आएंगे, फिर एक लो वोल्टेज के टर्न्स आएंगे, तो एक हाई वोल्टेज के टर्न्स आएंगे। कुछ डायग्राम ऐसे होता है इसका, देखिए वैसे बीचों बीच में, जैसे मान लीजिए एक लो है, एक हाई है, ऐसे एक वाइंडिंग ऐसे है, ऐसे 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 ऐसे, कुछ इस तरीके से है, तो दूसरी कैसे होगी? बिल्कुल ऐसे ऐसे, बिल्कुल उसके बीचों बीच। समझ आ रही है? अगर एक टर्न हाई का है तो दूसरे टर्न लो का होगा, फिर हाई का, फिर लो का, हाई का, फिर लो का, फिर हाई लो हाई लो हाई लो हाई लो, ये हाई फिर लो, फिर हाई के टर्न्स फिर लो, फिर हाई के टर्न्स फिर लो, ऐसे कहानी चलती है। यानी एक हाई अगर है और फिर एक हाई है, तो उसके बीच में क्या होगा? एक लो वोल्टेज होगी। ऐसे तो हाई लो, फिर हाई लो, फिर हाई लो हाई लो, हाई और हाई के बीच में लो। तो आप जब बर्गर वगैरह खाते हो तो बीच में क्या होती है? टिक्की, सैंडविच वगैरह में आलू की टिक्की होती है बीच में, सैंडविच वगैरह खाते हो तो ये ऊपर क्लियर है, नीचे क्लियर, बीच में आलू की टिक्की सैंडविच की तरह है नहीं,
लो वोल्टेज वाइंडिंग तो हाई वोल्टेज वाइंडिंग के बीच में सैंडविच बन के रह गई है नहीं रह गई है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, इसकी वाइंडिंग को बोलते हैं सैंडविच वाइंडिंग। क्या बोलते हैं? सैंडविच वाइंडिंग। और जो कोर टाइप में वाइंडिंग यूज करते हैं उसको बोलते हैं कॉन्सेंट्रिक वाइंडिंग। कोर टाइप में जो वाइंडिंग यूज करते हैं उसको बोलते हैं कोर टाइप में जो वाइंडिंग यूज करते हैं उसको बोलते हैं कॉन्सेंट्रिक वाइंडिंग, और सेल टाइप में जो वाइंडिंग यूज करते हैं उसको बोलते हैं सैंडविच वाइंडिंग, सैंडविच की तरह, सैंडविच वाइंडिंग या सैंडविच वाइंडिंग, ठीक है। कोर टाइप में इंसुलेशन की कीमत उतनी ज्यादा नहीं होती है, क्यों? क्योंकि आपने क्या किया, कोर लिया, कोर पे लो वोल्टेज वाइंडिंग को लपेटा, फिर हाई वोल्टेज वाइंडिंग को लपेट दिया, दैट्स इट। लेकिन यहाँ पे क्या है, जो लिम्ब है उसके चारों तरफ पहले लो वोल्टेज फिर हाई वोल्टेज, ऐसे कहानी है। देखो ये हाई, फिर ये लो, फिर ये हाई, फिर ये लो, फिर ये हाई, फिर ऐसे चलेगा। यहाँ पे इंसुलेशन, यहाँ पे इंसुलेशन, यहाँ पे इंसुलेशन करना पड़ेगा, हाई लो, एच एल एल एच, हर हाई और लो के बीच में इंसुलेशन करना पड़ेगा शॉर्ट सर्किट से बचाने के लिए। अरे एक टर्न दूसरे टर्न से चिपक जाएंगे, शॉर्ट सर्किट हो जाएगा तो काम करेगी क्या वाइंडिंग? नहीं, तो एक टर्न को दूसरे टर्न से शॉर्ट सर्किट होने से बचाने के लिए आपको हर जगह इंसुलेशन करना पड़ेगा। देखो इस हाई और लो के बीच में करना पड़ेगा, इस लो हाई के बीच में करना पड़ेगा, इस हाई और लो के बीच में करना पड़ेगा, तो बार-बार इंसुलेशन करना पड़ेगा आपको। और जब बार-बार इंसुलेशन करना पड़ेगा तो इंसुलेशन की कीमत बढ़ जाएगी। सेल टाइप में इंसुलेशन की कीमत ज्यादा लगती है। द कॉस्ट ऑफ इंसुलेशन इज मोर इन सेल टाइप ट्रांसफार्मर एंड द कॉस्ट ऑफ इंसुलेशन इज लो इन कोर टाइप ट्रांसफार्मर। बोलिए, ये जो ट्रांसफार्मर है दिस इज कोर टाइप, यहाँ पे इंसुलेशन की कॉस्ट क्या होगी? कम, क्योंकि कोर लिया, एक बार लो वोल्टेज लपेटा, फिर हाई वोल्टेज लपेटा, खत्म। यहाँ कोर के चारों तरफ ऐसे है, अगर आप देखोगे तो ये मान लीजिए लिम्ब है आपका, ये हाई के टर्न्स है, फिर लो के टर्न्स, फिर हाई के टर्न्स, फिर लो के टर्न्स, फिर हाई के टर्न्स, फिर लो के टर्न्स, यहाँ इंसुलेशन करना पड़ेगा बार-बार आपको, तो इंसुलेशन की कीमत बढ़ जाती है। तो सेल टाइप ट्रांसफार्मर महंगा पड़ता है क्योंकि कॉस्ट ऑफ इंसुलेशन ज्यादा होती है। बात समझ में आई? कोर टाइप ट्रांसफार्मर में इंसुलेशन की कीमत कम होती है एक तरीके से, ठीक है। कोर टाइप में इंसुलेशन की कीमत कम होती है, सेल टाइप में इंसुलेशन की कीमत ज्यादा होती है। लेकिन कोर टाइप ट्रांसफार्मर में लीकेज फ्लक्स ज्यादा होता है। कोर टाइप ट्रांसफार्मर में लीकेज फ्लक्स ज्यादा होता है, क्यों? अरे लीकेज फ्लक्स इसलिए ज्यादा होता है, कोर टाइप कैसा था, कोर टाइप ट्रांसफार्मर कैसा था, देखो जरा, कोर टाइप में लीकेज फ्लक्स ज्यादा होता है। आपने क्या किया था, जो एक वाइंडिंग इधर और एक वाइंडिंग इधर थी, एक लो थी और एक हाई थी, अब उसी को क्या किया था, आधा इधर लपेटा था और आधा इधर लपेटा था, ये लो वोल्टेज हो गई, और हाई वोल्टेज के मान लीजिए आधा इधर लपेटा और आधा इधर लपेटा, हाई हो गई। ये तो क्या था कोर टाइप में। अब अगर कोई फ्लक्स ऐसे पास हुआ है वो लीकेज फ्लक्स है, तो ये फ्लक्स अगर है तो आधी लो और आधी हाई से तो पास हुआ है, बट पूरे के पूरे से तो नहीं पास हुआ है। भाई कोर टाइप ट्रांसफार्मर को देखो क्या किया था, जो एक टर्न्स थे लो वोल्टेज के, आधा इधर लपेटा था, आधा लपेटा था, बाहर ले लिया था, ऐसे हाई को आधा लपेटा था, आधा लपेटा था, बाहर ले लिया था। तो कोई फ्लक्स ऐसे पास हुआ है, तो ये हाई के आधे टर्न से और लो के आधे टर्न से तो पास हुआ, बट पूरे से तो नहीं पास हुआ। हाँ, नॉर्मल टू वाइंडिंग के कंपैरिजन में इसमें लीकेज फ्लक्स आता है, बट सेल टाइप में देखो तो लीकेज फ्लक्स और कम हो जाता है, क्यों? क्योंकि सेल टाइप में लीकेज फ्लक्स और कम होता है, क्योंकि वाइंडिंग होती है, कैसी होती है, ऐसे 1 2 3 4 5 ऐसे, फिर ये ऐसे इसी के बीच में। तो अगर कोई फ्लक्स है, लीकेज फ्लक्स है, मान लीजिए कोई फ्लक्स है जो पास हो रहा है, एक से पास हो रहा है तो उसका ज्यादा से ज्यादा हिस्सा दूसरे से भी पास होगा, तो इसमें लीकेज फ्लक्स और मिनिमम होगा। सेल टाइप लीकेज फ्लक्स वो है जो एक से पास हो दूसरे से पास ना हो, बट यहाँ बिल्कुल एक है तो उसी से नीचे दूसरी बिल्कुल लगी हुई है, एक के नीचे दूसरी, दूसरे नीचे पहली, मतलब हाई फिर नीचे लो, फिर हाई फिर लो, फिर हाई लो। तो अगर कोई फ्लक्स ऐसे है तो अगर ये हाई से पास हो रहा है तो दूसरे के भी ज्यादा से ज्यादा हिस्से से पास होगा, इस केस में लीकेज फ्लक्स आपका घट गया काफी। तो सेल ट्रांसफार्मर में लीकेज फ्लक्स जो होता है वो काफी कम होता है। तो अगर लीकेज फ्लक्स कम है इसका मतलब म्यूचुअल फ्लक्स ज्यादा है, अगर म्यूचुअल फ्लक्स ज्यादा है तो ज्यादा वोल्टेज डेवलप होगा सेल टाइप ट्रांसफार्मर में। ईएमएफ का फार्मूला क्या है, 4.44 5 mf * n। अगर म्यूचुअल फ्लक्स ज्यादा है तो ईएमएफ क्या होगा, ज्यादा, म्यूचुअल फ्लक्स ज्यादा तो ईएमएफ ज्यादा होगा, और म्यूचुअल फ्लक्स ज्यादा कब होगा, जब लीकेज फ्लक्स कम होगा, क्योंकि टोटल फ्लक्स का कुछ हिस्सा लीकेज और कुछ हिस्सा म्यूचुअल होता है। तो अगर म्यूचुअल फ्लक्स ज्यादा हुआ इसमें तो ईएमएफ ज्यादा होगा, मींस पर टर्न की वजह से अगर आप ईएमएफ की बात करोगे, एक टर्न जो ईएमएफ पैदा किया वो ज्यादा किसमें है, इसमें, तो पर टर्न की वजह से ईएमएफ ज्यादा होगा सेल टाइप में, क्योंकि यहाँ पे लीकेज फ्लक्स कम है, म्यूचुअल फ्लक्स ज्यादा है, और यहाँ पे उतना ज्यादा ईएमएफ नहीं है क्योंकि लीकेज फ्लक्स थोड़ा सा ज्यादा है कंपेयर टू सेल टाइप। बात समझ आ रही है नहीं? फिर क्वेश्चन आता है कोर टाइप और सेल टाइप में कहां आयरन लगता है। कोर टाइप में अगर आप देखोगे तो कोर टाइप में केवल दो लेग होते हैं, दो लेग होता है बस, ये और ये, और यहाँ पे कितने लेग होते हैं, 1 2 3। तो जो बना है लिम्बी आयरन का बना होगा, तो सेल टाइप ट्रांसफार्मर में अगर 3 लेग होते हैं इसका मतलब यहाँ पे आयरन आपको ज्यादा लगाना पड़ा। सेल टाइप में ज्यादा आयरन होता है और कोर टाइप में कम आयरन होता है। क्या होता है, कम आयरन। लेकिन अगर ईएमएफ पैदा करना हो, ईएमएफ 4.44 5 mf * n ईएमएफ पैदा करना होगा आपको, गौर से देखना इस पॉइंट को। सेम ईएमएफ में पैदा करना चाहता हूं कोर टाइप और सेल टाइप दोनों में, सेम ईएमएफ में पैदा करना चाहता हूं कोर टाइप और सेल टाइप दोनों में। तो कोर टाइप में अगर हम बात करें, ईएमएफ मान लीजिए आपको 100 पैदा करना है, ये 4.44 और फ्रीक्वेंसी को कांस्टेंट मान लो इसको और इसको। कोर टाइप में मान लीजिए म्यूचुअल फ्लक्स कितना है, 10, ठीक, और नंबर ऑफ टर्न्स कितना है मान लीजिए 10। कोर टाइप में म्यूचुअल फ्लक्स जो है आपका ये मान लीजिए है 10, और नंबर ऑफ टर्न्स कितना है वो भी है 10, बाकी एफ और 4.44 को कांस्टेंट मान लो, 10 × 10 100 है। सेल टाइप में आप उतना ही ईएमएफ पैदा करना चाहते हो, कोर में जितना ईएमएफ है उतना ही ईएमएफ आप सेल में भी पैदा करना चाहते हो, कितना, 100। बट कोर टाइप ट्रांसफार्मर में जो म्यूचुअल फ्लक्स होता है, सॉरी सेल टाइप ट्रांसफार्मर में जो म्यूचुअल फ्लक्स होता है काफी ज्यादा होता है नहीं, तो ये म्यूचुअल फ्लक्स बढ़कर 10 से कितना हो गया मान लीजिए, 10 से कितना हो गया 20। जो म्यूचुअल फ्लक्स कोर टाइप में 10 था वो सेल में 20 हो गया, डबल हो गया। तो कितने टर्न की जरूरत पड़ेगी आपको सेम ईएमएफ के लिए, सिर्फ 5। सिर्फ 5 टर्न ही अगर रहेंगे तो भी आप सेम ईएमएफ पैदा कर लोगे। इसका मतलब क्या, आपको कम टर्न की जरूरत पड़ेगी सेल टाइप ट्रांसफार्मर में फॉर द सेम वोल्टेज, यानी जितना वोल्टेज आप कोर टाइप ट्रांसफार्मर में वाइंडिंग में पैदा कर रहे हो, अगर उतना ही वोल्टेज आपको सेल टाइप में वाइंडिंग में पैदा करना है तो आपको जो टर्न्स की जरूरत पड़ेगी वो कम टर्न्स की जरूरत पड़ेगी, इसमें सेल टाइप में। यू नीड लेस नंबर ऑफ टर्न, और अगर लेस नंबर ऑफ टर्न की जरूरत पड़ी, हमें मान के चलते हैं वाइंडिंग कॉपर की बनी है, तो कम टर्न की जरूरत मींस वी नीड लेस कॉपर, वी नीड लेस कॉपर। तो हम क्या बोलते हैं, सेल टाइप में हमको लेस कॉपर की जरूरत पड़ेगी, कॉपर इज लेस, हां बट आयरन इज मोर। आयरन इज मोर क्यों, क्योंकि 3 लगे हैं, यहाँ पे आयरन इज लेस बट कॉपर इज मोर, क्यों, क्योंकि सेल टाइप में सिर्फ 5 टर्न लगे थे, मींस कम कॉपर लगेगा। कोर टाइप में 10 टर्न लगेगा सेम वोल्टेज के लिए, 10 टर्न का मतलब ज्यादा कॉपर, मींस कोर टाइप इट रिक्वायर्स मोर कॉपर एंड लेस आयरन। नहीं आया समझ में? फिर अगला क्वेश्चन आता है लो वोल्टेज एप्लीकेशन में आप इसका इस्तेमाल करोगे, लो वोल्टेज एप्लीकेशन में आप इसका इस्तेमाल करोगे, और हाई वोल्टेज एप्लीकेशन में आप इसका इस्तेमाल करोगे। तो अगर हाई वोल्टेज की हम बात करें, हाई वोल्टेज पे, तो हाई वोल्टेज पे इंसुलेशन को आपको ठीक ठाक करना पड़ेगा, इंसुलेशन की कॉस्ट मैटर करेगी। हाई वोल्टेज पे इंसुलेशन आपको करना पड़ेगा, इंसुलेशन की कॉस्ट मैटर करेगी। बात समझ में आ रही है? अगर इंसुलेशन की कॉस्ट है ज्यादा तो आप किसको यूज करना पसंद करोगे, सेल टाइप को या कोर टाइप को? हाई वोल्टेज में जो इंसुलेशन लगेगा वो ज्यादा लगेगा। अब इंसुलेशन अगर इसमें और इसमें देखोगे तो कोर टाइप में इंसुलेशन की कॉस्ट कम है, सेल टाइप में इंसुलेशन की कॉस्ट ज्यादा है। मान लीजिए लो वोल्टेज है, गौर से देखो, लो वोल्टेज एप्लीकेशन में कोर टाइप में जो इंसुलेशन खर्च हुआ, कोर टाइप में जो इंसुलेशन खर्च हुआ मान लीजिए 15 रुपए का खर्च हुआ, और सेल टाइप में जो इंसुलेशन खर्च हुआ 20 रुपए का खर्च हुआ। गौर से देखो आप मेरी बात,
लो वोल्टेज एप्लीकेशन मींस कम वोल्टेज है, तो जो कुछ इंस्टॉलेशन यहाँ करना पड़ा, कुछ इंस्टॉलेशन यहाँ करना पड़ा। हाँ, यहाँ पे कॉस्ट जो होगी कोर में वो क्या होगी, कम होगी। यहाँ पे जो कॉस्ट होगी थोड़ी ज्यादा होगी। कोर में 15 रुपए का इंस्टॉलेशन लगा, सेल में 20 रुपए का इंस्टॉलेशन लगा। ठीक है, लो वोल्टेज एप्लीकेशन पे। तो लो वोल्टेज में किसको यूज करेंगे, किसी को भी यूज कर लो, 5 रुपए का अंतर है, कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा आपकी सेहत पे 5 रुपए से, बहुत ज्यादा नुकसान नहीं होगा। हाँ, कोशिश हम ये करेंगे लो वोल्टेज पे आप सेल टाइप यूज कर सकते हो, सेल टाइप यूज कर सकते हो, क्योंकि कॉस्ट बहुत ज्यादा नहीं है, बट बाकी चीजें इसकी अच्छी हैं। लेकिन अगर हाई वोल्टेज की बात की जाए तो हाई वोल्टेज पे इंस्टॉलेशन आपको ज्यादा करना पड़ेगा। दोनों में की बात कर रहे हैं, तो कोर टाइप में जो इंस्टॉलेशन करना पड़ा, कोर टाइप में इंस्टॉलेशन करना पड़ा वो करना पड़ा 1500 रुपए का, और सेल टाइप में इंस्टॉलेशन करना पड़ा कितने का, 2500 रुपए का। जब ज्यादा वोल्टेज होगा तो इंस्टॉलेशन भी दोनों में ठीक ठाक करना पड़ेगा। तो कोर टाइप में इंस्टॉलेशन करना पड़ा 1500 का, सेल टाइप में 2500। हमें पता है कोर टाइप में इंस्टॉलेशन की कॉस्ट कम होती है, 1500 लगी, सेल टाइप में 2500 लगी हाई वोल्टेज पे। अब हाई वोल्टेज पे अगर एक में 1500 एक में 2500 तो 1000 रुपए का डिफरेंस आ रहा है। ट्रांसफार्मर को डिजाइन करने में केवल इंस्टॉलेशन की कॉस्ट में 1000 रुपए का डिफरेंस आ गया। आप अपने कस्टमर को कैसे लुभा पाओगे, जब कंपटीशन इतना ज्यादा है, गला काट प्रतिस्पर्धा है, कॉल रेट थोड़ी सी बढ़ जाती है, तो कंपनी यूज करने वाले कस्टमर से दूसरी कंपनी में चले जाते हैं। जैसे जियो ने अपना प्लान नया लाया कि नॉन जियो नंबर्स पे कुछ पैसे भी चार्ज करेंगे, 6 पैसे पर मिनट, तो बहुत सारे लोगों ने मूड बना लिया कि नहीं हम दूसरे ऑपरेटर पे जाएंगे। तो अगर आप ट्रांसफार्मर बनाते हो हाई वोल्टेज पे, अगर आप कोर बनाओगे तो 1500 रुपए इंस्टॉलेशन लगेगा, और सेल बनाओगे 2500 रुपए इंस्टॉलेशन लगेगा, 1000 का अंतर आ रहा है। तो हाई वोल्टेज पे आप कोर टाइप ट्रांसफार्मर यूज करोगे या सेल टाइप पे, बोलो। हाई वोल्टेज पे सेल को यूज करोगे तो बिक जाओगे, तो हाई वोल्टेज पे तो यही यूज करो। कौन, कोर टाइप, क्यों, क्योंकि इंस्टॉलेशन की कीमत कम लगती है इसमें, तो सेल टाइप को मत यूज करना हाई वोल्टेज पे। हाई वोल्टेज एप्लीकेशन के लिए हम यूज करेंगे कोर टाइप ट्रांसफार्मर को, क्यों, क्योंकि कम पैसा लगेगा यहाँ पे, और अगर सेल टाइप यूज करोगे तो बहुत ज्यादा पैसा लगेगा, क्योंकि ऐसे की कीमत में काफी डिफरेंस आ जाता है। लो वोल्टेज पे आप फ्री हो, चाहे इसको यूज करो चाहे इसको यूज कर लो, यहाँ पे पैसे का अंतर रहेगा, बट उतना ज्यादा नहीं कि आपकी जेब पे भार डालेगा। तो यू कैन यूज कोर टाइप और सेल टाइप एट लो वोल्टेज, बट एट हाई वोल्टेज एप्लीकेशन यू मस्ट यूज कोर टाइप ट्रांसफार्मर। तो हाई वोल्टेज पे हम कोर टाइप ट्रांसफार्मर का इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि वहाँ पे इंस्टॉलेशन का पैसा उतना ज्यादा नहीं होता है, और लो वोल्टेज पे नॉर्मली आप कोर या सेल किसी को इस्तेमाल कर सकते हो। हाई वोल्टेज पे कोर टाइप को, ये सब डिफरेंस समझ में आया या नहीं आया, बोलो चिंटू। कोर टाइप और सेल टाइप, कोर टाइप ऐसे होता है, और सेल टाइप कोर टाइप में क्या है, कोर इज सराउंडेड बाई वाइंडिंग, कोर इज सराउंडेड बाई वाइंडिंग, और ये है वाइंडिंग इज सराउंडेड बाई कोर, वाइंडिंग इज सराउंडेड बाई कोर। क्या मतलब है, देखो जा, ये कोर है और कोर के चारों तरफ किसको लपेटा गया, वाइंडिंग को, कोर के चारों तरफ किसको लपेटा गया, वाइंडिंग को। अरे कोर है, ये मैं हूं तेरी वाइंडिंग, तू मेरी कोर है, ये वाइंड कोर है, इसके चारों तरफ वाइंडिंग लपेटी गई है। तो क्या बोलोगे, कोर इज सराउंडेड बाई वाइंडिंग, कि कोर के चारों तरफ किसको घेरा गया है, वाइंडिंग को। कोर इज सराउंडेड बाई वाइंडिंग, यानी कोर बीच में है और उसके चारों तरफ वाइंडिंग है, और यहाँ पे ये लिंब ये लिंब ये लिंब इस लेग के चारों तरफ या कोर के चारों तरफ वाइंडिंग लपेटी गई ऐसे। अब जा देखो, ये वाइंडिंग तो है, बट इस वाइंडिंग के इधर भी कोर, इस वाइंडिंग के इधर भी कोर, हम बोलेंगे वाइंडिंग, दिस वाइंडिंग इज सराउंडेड बाई कोर। ये वाइंडिंग इस कोर से घिरी नहीं हुई है, यहाँ पे जरूर वाइंडिंग, बस इस वाइंडिंग की तरफ की कोर है, इधर भी कोर है, यहाँ वाइंडिंग इज सराउंडेड बाई कोर, वाइंडिंग इज सराउंडेड बाई कोर। ये जो वर्टिकल पोर्शन होता है दिस इज कॉल्ड लेग और लिंब, और जो हॉरिजॉन्टल पोर्शन होता है दैट इज कॉल्ड योक। इसमें 2 लेग या 2 लिम्ब, यहाँ पे 3 लेग, इट इज 3 लेग कोर या 3 लिम्ब की कोर होती है। ठीक है, यहाँ पे जो ईएमएफ पर टर्न होता है, ईएमएफ पर टर्न, एक टर्न की वजह से आने वाला ईएमएफ क्या होता है, यहाँ पे लो, ईएमएफ पर टर्न इज लो। भाई नंबर ऑफ टर्न्स को भी बहुत ज्यादा कर दोगे, वहाँ पे 2 टर्न, यहाँ पे 500 टर्न, तो टोटल ईएमएफ यहाँ पे ज्यादा हो सकता है, बट एक टर्न की वजह से अगर ईएमएफ पैदा करने की बात की जाए तो यहाँ पे कम होती है। ईएमएफ पर टर्न इज लो, क्यों, क्योंकि लीकेज फ्लक्स इज मोर, लीकेज फ्लक्स इज मोर, यहाँ पे लीकेज फ्लक्स ज्यादा होता है, और यहाँ पे ईएमएफ पर टर्न इज हाई, लीकेज फ्लक्स इज लो। लीकेज फ्लक्स क्या होता है, लीकेज फ्लक्स यहाँ पे ज्यादा होता है, लीकेज फ्लक्स कम होता है। चलिए ईएमएफ की बात हो गई, लीकेज फ्लक्स कम ज्यादा हो गया। इट रिक्वायर्स लेस आयरन बट मोर कॉपर, इसको जो जरूरत होती है, कम आयरन की जरूरत होती है बट ज्यादा कॉपर। लेग 2 ही है तो आयरन कम लगता है, बट कॉपर की जरूरत ज्यादा पड़ेगी, क्योंकि अगर आप सेम ईएमएफ यहाँ पे पैदा करना चाहोगे इसके जैसा, तो ज्यादा लीकेज फ्लक्स होने की वजह से, यानी कम म्यूचुअल फ्लक्स होने की वजह से आपको ज्यादा टर्न्स रखना पड़ेगा, तो ज्यादा टर्न ज्यादा कॉपर। और ये इट रिक्वायर्स, इसको जरूरत होती है किसकी, इट रिक्वायर्स मोर आयरन बट लेस कॉपर, कम टर्न यहाँ पे लगते हैं सेम ईएमएफ पैदा करने के लिए, आप इससे बात करोगे तो। ठीक है, यहाँ पे कौन सी वाइंडिंग यूज करते हैं, कॉन्सेंट्रिक वाइंडिंग इज यूज्ड, और यहाँ पे सैंडविच्ड टाइप वाइंडिंग इज यूज्ड, सैंडविच टाइप की वाइंडिंग यूज करते हैं, यूज्ड फॉर हाई वोल्टेज एप्लीकेशन। इसको लो हाई किसी यूज कर लो, नॉर्मली लो वोल्टेज एप्लीकेशन का सेल टाइप यूज कर सकते हो, यूज फॉर हाई वोल्टेज एप्लीकेशन। बताइए यहाँ तक की कहानी, चिंटू बोलो। आलोक सर,
मोनोसिस इज सेइंग ऑसम सर। बोलो बोलो जल्दी मुंह खोलो, इसमें डाउट है या नहीं? डाउट नहीं है तो मिटाएं। लो वोल्टेज के लिए किसको इस्तेमाल करेंगे और हाई वोल्टेज के लिए किसको इस्तेमाल करेंगे, ये पूछा जा सकता है। तो यू हैव टू यूज दिस टाइप एट हाई वोल्टेज। हाई वोल्टेज किसको, इसमें आयरन कम कॉपर ज्यादा, ईएमएफ पैटर्न कम, लीकेज फ्लक्स ज्यादा। यहाँ पे लीकेज फ्लक्स कम, म्यूचुअल फ्लक्स ज्यादा, आयरन ज्यादा, कॉपर कम, सैंडविच बाइंडिंग, कॉन्सेंट्रिक बाइंडिंग। यहां तक की कहानी क्लियर है सर, सबका कहना है। मुकुल ने दो लाइंस अपने दिमाग से सोची हैं कि मैं हूं तेरी वाइंडिंग तू मेरी कोर है, मैं हूं तेरी वाइंडिंग तू मेरी कोर है, चिंटू मशीन पढ़ रहा है और बबली कहीं और है। मैं हूं तेरी वाइंडिंग तू मेरी कोर है, चिंटू मशीन पढ़ रहा है और बबली कहीं और है। वीकी डिपेंड्स ऑन वोल्टेज। हाई वोल्टेज है तो कोर को इस्तेमाल कर देंगे, बहुत कम वोल्टेज है तो सेल टाइप यूज कर देंगे। स्पेस की अगर बात करोगे तो ज्यादा आयरन कहां पे लगता है? मोनोसिस बोल रहे हैं ऑसम मुकुल। मुकुल ने इनोवेटिव लाइंस निकाली हैं। मुकुल मुझे लगता है आपका ध्यान पिछले 20 मिनट पे से पढ़ाई पे नहीं था, आपका ध्यान इन्हीं लाइंस पे ही था कि कौन सी लाइन आज मैं निकाल के लिख दूं। मुकुल आपका ध्यान लगता है इस लाइंस पे ही था, आपका ध्यान पढ़ाई पे नहीं था। आइए एक आध क्वेश्चन कराते हैं आपको। फॉलोइंग ग्राफ shows, मुकुल बोल रहे हैं सुप्रिया। मुकुल आप लिख रहे हो सुप्रिया और मुझे दिखाई दे रहा है सुप्रिया। मुकुल बोल रहे सुप्रिया से ध्यान पढ़ाई पर ही था। विकास बोल रहे आज मजा आ गया पढ़ के मुकुल की दो लाइंस। चलिए ठीक है। फॉलोइंग ग्राफ्स shows loss characteristics of a ferromagnetic material against frequency f. Pi is iron loss at frequency f. Then hysteresis loss and AD current loss at 100 Hz are. Options are 10 वाट, 100 वाट, 10 वाट, 50 वाट, 1 वाट, 5 वाट, 1 वाट और 10 वाट। इसका ग्राफ है, एक मैं ग्राफ बना रहा हूँ। इधर ले रखा है पी एल मीन्स पावर लॉस अपॉन फ्रीक्वेंसी इस साइड, और इस साइड दे रखी है केवल फ्रीक्वेंसी, और ग्राफ ऐसे बना रखा है। ये वैल्यू जो दे रखी है ये है 0.01, ये 0.01 है, और इस लाइन का जो स्लोप है, स्लोप वो है 0.001। ये फ्रीक्वेंसी है, ये लॉस अपॉन फ्रीक्वेंसी है, ये 0.01 है, दिस इज स्लोप ऑफ दिस लाइन 0.01। सॉल्व दिस न्यूमेरिकल। मैं हूं तेरी वाइंडिंग तू मेरी कोर है, चिंटू पढ़ रहा है मशीन, बबली कहीं और है। सर इसमें मेरा नहीं है कसूर, ये सब समय का जोर है। मुकुल की लाइन सही है, इसका आंसर क्या होगा बताइए? इतना फास्ट आंसर लोग डी सॉल्व कैसे किया? हाउ? ये आंसर रटा हुआ है आपको। ये ग्राफ वाला क्वेश्चन बताया था, कुछ दिन भी करवाना है, इस टाइप के क्वेश्चन निकाला आपके एग्जाम में पूछा गया एसएससी में, बाकी गेट वेट में भी पूछा गया क्वेश्चन। तो कभी बहुत नया क्वेश्चन आपके एग्जाम में छोड़ दिया करो, आपको 100 में 100 नहीं लेना, 100 में 95 80 85 तक लेना है। फॉलोइंग ग्राफ शोज लॉस कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए फेरोमैग्नेटिक मटेरियल मींस लॉस अपॉन फ्रीक्वेंसी दे रखा है। पी आई डायरेक्ट लॉस एट फ्रीक्वेंसी एफ, देन हिस्टेरेसिस लॉस एंड एडी करंट लॉस एट 100 हर्ट्ज आर। भेजो पिक, आलोक पिक तुरंत भेजो मेरे पास, सेम टाइम पे मेरे पास पिक भेजो तुरंत, मैं देखता हूं। हाँ मोनोसिस ऐसे ही करना है, भेजिए। मेरा फोन खुला हुआ है, आई विल गिव यू ओनली 2 सेकंड्स। एक सेकंड। फोटो नहीं आई आलोक? आलोक फोटो कहाँ है?
ये कौन सा सोल्यूशन है ये सोल्यूशन देख करके ऐसा लग रहा है आलोक के इस क्वेश्चन का मोहनजोदड़ो या हड़प्पा की खुदाई से निकली हुई कोई लिखी हुई कृति हो जिसको पढ़ने में कई सारे पुरातत्व वाले लोग लगे हुए हो, इसका क्या मतलब है? इसको पढ़ने के लिए मुझे चश्मा लगाना पड़ेगा। आइए देखिए सॉल्व करते हैं इसको। देखिए फॉलोइंग ग्राफ शोज लॉस कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए फेरोमैग्नेटिक मेटल अगेंस्ट फ्रीक्वेंसी एफ, पीआई इज आयरन लॉस फ्रीक्वेंसी। देखो आपके पास फार्मूला क्या है आयरन लॉस का? पीआई इज टीई प्लस पीएच एडी करंट लॉस प्लस हिस्टैरिसीस लॉस। पीई को क्या लिख सकते हो आप? केई बीएम स्क्वायर एफ स्क्वायर, केई बीएम स्क्वायर एफ स्क्वायर प्लस पीएच क्या होगा? केएच बीएम टू द पावर 1.6 इनटू एफ। होगा या नहीं? इस पूरे को आप मान लो ए, क्या मान लो ए, तो ये कितना हो गया? ए एफ स्क्वायर प्लस इस पूरे को मैंने मान लिया बी, तो कितना हो गया? बी इनटू एफ। दिस इज पीआई। पीआई मींस आयरन लॉस इज एफ स्क्वायर प्लस बीएफ। बट आपने जो ग्राफ बनाया है इस वाई एक्सिस पे किसको लिया उसने? वाई एक्सिस पे इसने लिया है पीएल बाई एफ को, और एक्स एक्सिस पे उसने किसको लिया है? फ्रीक्वेंसी को। तो पीएल बाई एफ निकालो। पीएल मींस पावर लॉस अपॉन फ्रीक्वेंसी, मींस जो आयरन लॉस है अपॉन फ्रीक्वेंसी है, तो पीआई अपॉन एफ करो, दोनों साइड फ्रीक्वेंसी को डिवाइड करो, तो पीआई अपॉन एफ अगर आप देखोगे तो क्या होगा? ए एफ प्लस बी। फ्रीक्वेंसी से डिवाइड कर दिया। ऐसा क्यों किया? यहां पावर लॉस अपॉन फ्रीक्वेंसी है। ये अब ये क्या हो गया? दिस इज योर वाई, दिस ए इज योर एम, फ्रीक्वेंसी इज योर एक्स प्लस दिस इज योर सी, दिस इज योर एम, दिस इज योर सी। नहीं आया समझ में? देखिए y इज एम एक्स प्लस सी, ये पूरा y है, ए आपका m है, f पे x ले लिया, b जगह पे c। दिस इज x, x जगह पे f है, दिस इज y, y जगह पे क्या pl बाई f है, b क्या है? y इक्वल टू mx प्लस c में क्या होता है? c, c होता है इंटरसेप्ट ऑन y एक्सिस। जैसे कोई लाइन अगर ओरिजिन से पास हुई तो इंटरसेप्ट 0, इधर पास हुई तो इंटरसेप्ट प्लस, इधर पास हुई तो इंटरसेप्ट माइनस। इंटरसेप्ट मींस y एक्सिस पे कटा अंतखंड, ऐसे पास हुई तो y एक्सिस पे कटा अंतखंड नेगेटिव होगा, तो y इक्वल टू mx प्लस c। अब यहां से आप देखो y इक्वल टू mx प्लस c दे रखा है, c किसके बराबर होगा? b के बराबर, और इसका इंटरसेप्ट कितना दे रखा है? जो भी लाइन है यहां से गौर से देखो आप, इस लाइन का y एक्सिस पे इंटरसेप्ट कितना? ये यानी b की वैल्यू किसके बराबर होगी? b की वैल्यू आपको मिल गई कितनी? 0.01। ये लाइन जो है ये और इसके बीच का ग्राफ जो इंटरसेप्ट है 0.01, और इस लाइन का स्लोप कितना? 0.01। और जो स्लोप होगा क्या होगा? y इक्वल टू mx प्लस c का स्लोप है और m किसका होगा? a के। तो इस लाइन का जो स्लोप होगा वो होगा a, और a बराबर किसके आ गया? दे रखा है स्लोप 0.01 स्लोप af, स्लोप a है, स्लोप दे रखा है 0.01। a भी मिल गया, b मिल गया। क्या निकालना है आपको? आपको निकालना है हिस्टैरिसीस लॉस एंड एडी करंट लॉस एट 100 हर्ट्ज। तो कैसे निकालेंगे हिस्टैरिसीस लॉस और एडी करंट लॉस? एडी करंट लॉस होगा af स्क्वायर, तो एडी करंट लॉस क्या हो गया? af स्क्वायर, और हिस्टैरिसीस लॉस होगा ph, ph होगा आपका b इनटू f, ph होगा b इनटू f। ए की वैल्यू कितनी है? ए की वैल्यू आपके पास है 0.001, तो 0.001 इनटू f स्क्वायर, फ्रीक्वेंसी 100 हर्ट्ज है, 100 का मतलब 10, 100 का स्क्वायर में 10 टू द पावर 4, तो कितना हो जाएगा? 1 2 3 आपका बचेगा कितना? ये बचेगा आपका 10, ये तो आएगा 10 की पावर 4 है, तो 1 2 3 1 बचेगा 10 वाट। एडी करंट लॉस आ गया आपका, और हिस्टैरिसीस लॉस कितना हो जाएगा? b इनटू f, b की वैल्यू कितनी है? 0.01, और फ्रीक्वेंसी कितनी है? 100, 100 किया तो कितना बचा? 1। तो हिस्टैरिसीस लॉस और एडी करंट लॉस निकालना है, तो हिस्टैरिसीस लॉस आ गया 1 और एडी करंट लॉस आ गया 10, तो 1 और 10 कहां ऑप्शन में है? डी। इसको एक बार फिर से देखिए और बताइए इसमें क्या है। कुछ नहीं, मैथमेटिक्स है सिंपली, और कुछ नहीं। आलोक बोल रहा मेरा डी था। ओके आलोक, इसमें किसी को डाउट है तो बताइए। सिंपली मैथमेटिक्स है इसमें। अशोक, हाँ बिल्कुल हार्ड नहीं है ये, बस आपको ये अंदाजा लगाना पड़ेगा। यहाँ से ये देखा, इसको एफ से डिवाइड कर दिया, ए की वैल्यू पता है, ए क्या है? स्लोप, स्लोप, और बी क्या है? वाई एक्सिस पे, वाई अक्ष पे का अंतखंड। ए और बी मिल गया, तो ए और मिल गया मींस एडी करंट लॉस यही तो है हिस्टैरिसीस लॉस। जिस भी फ्रीक्वेंसी पे एडी और हिस्टैरिसीस लॉस कुछ आप निकाल सकते हो। सिप्रा नो डाउट, दिनेश बस फार्मूले पर है, विकास नो प्रॉब्लम। अशोक आया था सर, कुछ डाउट है इसको न्यूमेरिकल में नहीं आ रहा समझ में। अशोक आया नहीं आया बताओ, अशोक बाबू। विष्णु बोल रहे हैं नो प्रॉब्लम सर, विकास डी। चलिए फिर अगर डाउट किसी को आया होगा तो आप एक बार वीडियो को दोबारा देखना, मेरे को समझ में आ जाएगा। बस हमने एफ से डिवाइड इसलिए किया क्योंकि यहाँ पे जो दे रखा है एक्सिस पे पीएल बाई एफ, पीएल मींस आयरन लॉस, पावर लॉस जो है, इसलिए हमने पीएल बाई एफ निकाला। मतलब इस ग्राफ से और इक्वेशन से रिलेट करके हमने ए और बी निकाला है। तो आज के लिए इतना ही, बाकी की कहानी कल पढ़ेंगे। नेक्स्ट क्लास विल बी टुमारो 3 PM टू 6 PM, 3 बजे से लेकर के बीच कल जो रेगुलर सिप्रा करना ऐसा क्वेश्चन प्रैक्टिस रहेगा तभी बनेगा, अदरवाइज नहीं। हाँ ये सच है, अगर पहले से सॉल्व करते जाते ऐसे क्वेश्चन तभी होंगे एग्जाम में, अदरवाइज थोड़ा सा टफ, मतलब इनोवेटिव थोड़ा सा था, है तो छोटा सा ही बट ट्रिकी कर सकते हो आप, और एग्जाम में आपके पास इतना प्रेशर होता है कि आप दिए कराए क्वेश्चन गलत कर देते हो, उतना सोचने का टाइम नहीं होता एग्जाम में। ठीक है, तो आपकी क्लास कल होगी, बाकी आज के लिए इतना ही। मुझे उम्मीद है आप लोगों को कोई डाउट और कोई संदेह नहीं होगा। गुड नाइट मोनोसिस। आप लोगों का संडे आज मैंने खराब किया, तो अभी भी 8:30 बजने वाले हैं, तो आप जाकर घूम सकते हो, घूमना है आपको कहीं तो। दिनेश बोल रहे हैं बाय सर, बाय दिनेश, नमस्कार आलोक, एंजॉय योर संडे नाइट, गो। सिप्रा बाय सर, बाय सरिता, गुड नाइट। आलोक अगर आज मैच खेला था, ये तो अच्छी बात, थोड़ा सा फिजिकल मूवमेंट होना चाहिए आपकी बॉडी में, अदरवाइज बीमारियाँ आना स्टार्ट हो जाती हैं। अशोक का कहना है मशीन की बुक बताइए सर, लाइन बाई लाइन पढ़ना चाहता हूँ। लाइन बाई लाइन पढ़ने वाली तो कोई बुक भी है ही नहीं जिसको आप एक लाइन पढ़ो। आप लाइन पढ़ोगे उसका मतलब नहीं आएगा समझ में, तो फिर आप इरिटेट हो जाओगे। कोई बुक लाइन बाई लाइन पढ़ने वाली नहीं। मशीन के लिए सबसे स्टैंडर्ड बुक अगर आप देखोगे तो नागराथ है, कोठारी है, बट उसकी लैंग्वेज बहुत टेक्निकल है और काफ़ी डिफिकल्ट है, उसकी लैंग्वेज बहुत डिफिकल्ट है। आपको समझ में आए इस बात का कोई एश्योरेंस नहीं है। PS बिमरा है, वो बुक भी अच्छी है, बट कुछ एरर्स हैं उस बुक में, बट बुक काफ़ी अच्छी है वो भी। फिर अशफाक हुसैन जी की बुक है, वो थोड़ा सिंपल लैंग्वेज लिखी है अशफाक हुसैन जी की बुक। बाकी उसके बाद जो छोटे मोटे राइटर्स हैं उसको आती है। शशांक बोले सर समझ में नहीं आया, शशांक क्या नहीं आया समझ में?
ये यहाँ तक समझ में आया। इसको हमने ए माना है, लगता है पिछला में जिस टाइप का कराया था आपने किया नहीं, पिछली सारी क्लास अटेंड करने के बाद ही आपको पढ़ना है तो समझ में आएगा। इसको मान लिया बी, फिर फ्रीक्वेंसी से डिवाइड करके ए प्लस बी आ गया। पी अपन ने मान लिया वाई, इस पूरे को इसको मान लिया एम, इसको मान लिया एक्स प्लस सी। अरे किसी स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन नहीं होती है वाई इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, उसमें एम क्या होता है, उस स्ट्रेट लाइन का स्लोप होता है। इस लाइन का स्लोप कितना दे रखा है 0.01, एम स्लोप होता है, स्लोप दे रखा है, एम की वैल्यू कितना होती है, तो स्लोप क्या है ए। भाई यहाँ पे एक्स एक्सिस पे एफ है तो एफ की जगह एक्स लिख दिया, वाई एक्सिस पे पी एल बाई एफ है तो इसको वाई लिख दिया, बी जो है सी है, इंटरसेप्ट वाई एक्सिस। तो इस इक्वेशन का अगर आप स्लोप देखोगे तो स्लोप है इसका ए, और ए कितना है 0.001, एक वैल्यू दी, इंटरसेप्ट वाई एक्सिस का है बी और उसकी वैल्यू कितनी है 0.01, वो लिख दिया। अब ए और बी मिल गया तो आप एडी करंट लॉस और हिस्टेरेसिस लॉस कैसे फ्रीक्वेंसी निकाल सकते हो, एडी करंट लॉस क्या है ये, और इस पूरे में इसको कितना माना आपने ए, तो ए एफ स्क्वायर, ए की वैल्यू पता है, फ्रीक्वेंसी रख दो 100 हर्ट्ज, 100 हर्ट्ज पे आपको एडी और हिस्टेरेसिस लॉस निकालना, 100 हर्ट्ज रखोगे मींस 100 का स्क्वायर करोगे 10 की घात 4 आ जाएगा, सॉल्व कर दिया। ऐसे हिस्टेरेसिस लॉस को हो जाएगा बी इनटू एफ, ये है ना, इसको को बी माना है, बी इनटू एफ, बी की वैल्यू हमारे पास आ चुकी है, एफ ने रख दिया 100 हर्ट्ज, सॉल्व कर दिया। सिप्रा का करना सर, संडे अच्छा रहा, ओके। सरिता वाई डी शर्मा की बुक कैसी है सर, वाई डी शर्मा की बुक कैसी है, मैंने तो उसको ढंग से पढ़ा है नहीं कभी। सर पूछिए तो किसी बुक से पढ़ने से समझ में चीजें आए ऐसा जरूरी नहीं, क्योंकि टेक्निकल सब्जेक्ट्स हैं, आपको समझाना पड़ता है तब आपको चीजें समझ आती हैं। जब आप एक मिनिमम लेवल की चीजें समझ लेते हो फिर आप पढ़ते हो तो आप वहां से सीख पाते हो बुक से। तो जाइए घूमिए, एंजॉय करिए, आपसे कल मुलाकात करते हैं, बाय बाय।